1 मिनट में भाई, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ओके, अभी बजट में इसको लेकर एक अनाउंसमेंट भी रहा था, उसको भी कवर करेंगे, पहले इसको कवर करना आप लोग। हैंड रिटन नोट्स तो ऐप पर भी मिलते हैं, वो आपके नोट्स से अलग नहीं मेरे भाई, सब एक ही है, ठीक है, सब एक ही है। डन हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना एक बार। इसका इंग्लिश नहीं है, इसका हिंदी है, इसका हिंदी नहीं है भाई, ओनली इंग्लिश है। डन हो जाए तो पता चलना। डन। नोट्स बनाने हैं, 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 नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने हैं, ठीक है, समझ में आ गया? भेज में एक बार सेट कर लो, नोट्स बनाने हैं। ओके डन, आगे देखो मेरे भाई। आप एक्सप्लेन कीजिए, पहले पढ़ ले बेटा, एक्सप्लेन तो मैं करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, एक चीज को जरा समझने की कोशिश करना। आप लोगों के पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं ना मेरे दोस्त, पैसे को इन्वेस्ट करने के। भाई आप किसी कई बैंक में रखना पसंद करते हैं, कोई गोल्ड लेना पसंद करता है, कोई सिल्वर लेना पसंद करता है। बट मेरे दोस्त जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, सीनियर सिटीजन, उनके पास भी एक ऑप्शन है कि अगर उनके पास पैसा है तो वो उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, और उसके लिए सरकार ने एक स्कीम बनाई है, इसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। क्या नाम है बेटा? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी इन्वेस्टमेंट की? 15 लाख। मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसमें इन्वेस्टमेंट की? मैक्सिमम लिमिट कितनी? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए आप मैक्सिमम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी लिमिट अब चेंज कर दी गई है, बजट में अनाउंस किया गया, इसकी लिमिट को बढ़ाकर कर दिया गया 30 लाख। कितना कर दिया गया बेटा? 30 लाख। ओके, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्वार्टरली चेंज होता रहता है, मतलब क्वार्टरली मेरे दोस्त इसमें परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस बार जो क्वार्टर चल रहा है वो हमारा है अप्रैल, मई और जून। अब क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन होता है, कभी बढ़ना, कभी ज्यादा होना, कभी बराबर रहना, ये सारी चीजें चलती हैं। इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन किया गया। एनी आइडिया कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दी गई है? पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसमें इन्वेस्टमेंट की लिमिट एज पर बजट इंक्रीज हुई है, 15 लाख से बढ़ाकर इसको 30 लाख किया गया। ओके, 15 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया? 30 लाख किया गया है। और जो ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अप्रैल में जून क्वार्टर के लिए ये कितनी कर दी गई है? कितनी कर दी गई मेरे दोस्त? एक बच्चा कह रहा है 8.2%। चलो आगे देखते हैं कौन सी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट किया गया। ठीक है बेटा, काफी बेहतरीन रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया गया। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ऐसा लिखा हुआ तो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ओके, 8.2% है कि नहीं? 8.2% है मेरे दोस्त, ठीक है। अप्रैल में जून क्वार्टर की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2%, 8% से बढ़ाकर इसको 8.2% कर दिया गया। अब एक चीज समझना, तुम लोगों ने स्कीम को पढ़ा भी नहीं है, मैं कह रहा हूं तुम लोगों को कोई स्कीम के बारे में आइडिया नहीं है, बट तुमने दो क्वेश्चन पक्के कर लिए। एक तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी कर दी गई है? 15 लाख से बढ़कर 30 लाख। क्या होती है तुम्हें अभी भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें इतना पता है कि इसमें परिवर्तन हुआ है, इसकी लिमिट होती थी 15 लाख, उसको बढ़ाकर 30 लाख कर दिया। एक क्वेश्चन पक्का। दूसरा, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्वार्टरली रहता है, चेंज होता है। ओके, तो परिणाम के बेसिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दिया गया। तुम्हारे दो क्वेश्चन तो डन हो गए ना। जब तुम्हें मेरे दोस्त अभी तक स्कीम के बारे में ज्ञान नहीं है, और एग्जामिनर अगर बात करे तो वो ये दो क्वेश्चन बहुत रेयर पूछेगा, क्योंकि ये वन लाइनर हो गए। वो हमेशा इसमें 3 लाइन लिख के दे देगा और पूछेगा इसमें से ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट कौन सा लागू होता है और कौन सा लागू नहीं होता है। उसके अकॉर्डिंग हमें इस न्यूज़ को समझना पड़ेगा, जिसको डिकोड करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। एक इंडिविजुअल हु हैज अटेन्ड एज ऑफ 60 इयर्स, एक व्यक्ति जिसने कि मेरे दोस्त अपनी उम्र 60 वर्ष उसकी कंप्लीट हो चुकी है। ध्यान से सुनिएगा, ये एक मिस्टर पांडु है। ओके, ध्यान से पढ़ना, लिखा है पांडु। ओके, ये पांडु है, इनकी उम्र 60 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है। ध्यान सुनिएगा, इनकी उम्र 60 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है। क्लियरली मेंशन है, एक इंडिविजुअल हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60 इयर्स, या फिर अब ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट, या तो 60 वर्ष की उम्र है या 60 वर्ष से वो ज्यादा के हैं, या फिर एक इंडिविजुअल हु हैज अटेन्ड एज ऑफ 55 इयर्स और मोर बट लेस देन 60 इयर्स, कोई एक व्यक्ति जिसकी उम्र 55 वर्ष से ज्यादा है लेकिन मेरे भाई 60 वर्ष से कम है, एंड हैज रिटायर्ड अंडर सुपर एनुएशन या फिर बीआरएस या स्पेशल बीआरएस। मेरे दोस्त वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है जिसके तहत आप समय से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो इन्होंने बोला कौन एलिजिबल है, तो इनका कहना है कि एलिजिबल वो है जिसकी उम्र 60 वर्ष या ज्यादा है। ये तो क्लियर हो गया। वो भी एलिजिबल है जिसकी उम्र 55 वर्ष है मेरे भाई, मोर देन 50 इयर्स और मोर बट लेस देन 60 है। ओके, और उसने बीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत रिटायरमेंट ले लिया है। ओके, तो मेरे दोस्त वो एलिजिबल यहां पर बनता। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है मेरे भाई? मतलब कौन एलिजिबल है? तो ये पांडु भाई की अगर उम्र 60 वर्ष कंप्लीट है, 60 वर्ष कंप्लीट है, 60 वर्ष से ज्यादा है, तो वो एलिजिबल है। या पांडु भाई की उम्र 55 वर्ष है, उससे ज्यादा है बट 60 वर्ष से कम है, 60 साल के नहीं हुए, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत पहले से रिटायरमेंट ले लिया, वो एलिजिबल बनेगा। और एक और व्यक्ति यहां पर एलिजिबल बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार फिर दोबारा पढ़ते हैं। इंडिविजुअल जिसने की 60 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र है उसकी, वो है वो अकाउंट ओपनिंग के दौरान तो वो एलिजिबल है। या कोई इंडिविजुअल जिसकी उम्र 55 वर्ष या उससे ज्यादा है बट 60 वर्ष से कम है और वो रिटायर्ड हुआ है सुपर एनुएशन बीआरएस या स्पेशल बीआरएस के माध्यम से, दे कैन ओपन अकाउंट। ओके, तीसरा पॉइंट, कोई रिटायर्ड पर्सन है डिफेंस सर्विस का, ठीक है, वो अपना अकाउंट ओपन कर सकता है 50 वर्ष की उम्र होने पर। ओ माय गॉड, मतलब अगर कोई पर्सन जिसकी उम्र 50 वर्ष है, बट उसके केस में बोला वो कौन सा पर्सन होना चाहिए? ही शुड बी रिटायर्ड पर्सनल ऑफ डिफेंस सर्विसेज। रिटायर्ड पर्सनल ऑफ डिफेंस सर्विसेज, उन्होंने कहा कोई पर्सन अगर डिफेंस सर्विस में रहा है और उसकी उम्र 50 वर्ष कंप्लीट है, देन ही इज एलिजिबल टू ओपन सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। ही इज एलिजिबल टू ओपन सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। क्लियर भाइयों? मजा आ गया, समझ में आ गया? इसमें इन्होंने सिविल डिफेंस एम्प्लॉय को एक्सक्लूड किया, एक्सक्लूडिंग सिविल डिफेंस एम्प्लॉय। ओके, क्लियर भाइयों? कोई दिक्कत? मेरे को ये तुम्हारे को पहला पॉइंट क्लियर होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तीन तरीके के लोग यहाँ पर एलिजिबल बताए गए, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, कंप्लीट है दोस्त, या जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है, लिया हो। तीसरा, कोई व्यक्ति जिसकी 50 वर्ष उम्र कंप्लीट है बट वो रिटायर्ड पर्सनल रहा हो डिफेंस सर्विस में, वो यहाँ पर इस सर्विस के इस स्कीम के तहत अकाउंट ओपन कर सकता है। ओके, ठीक है, क्लियर? कोई टपक गया हो तो विद इन एज, अरे ताऊ है तो देवा कितना चले फालतू को। सर कोई टपक गया है तो उसकी शादी हो जाएगी, कोई टपक गया है तो मेरे भाई वो घूमने चला जाएगा, कोई टपक गया तो उसका अकाउंट हो जाएगा। ए भाया, टपकने पर अकाउंट कैसे ओपन कर देगा? ए भाया बता भाया, टपकने पे कैसे अकाउंट ओपन कर देगा? ठीक है, आगे बढ़ते जरा।
ध्यान से देखिएगा, डिपॉजिटर में ओपन अकाउंट अकेले या फिर दो अकेले। अब ये जो पांडु है मेरे भाई, ठीक है, अब ये किस अकेले भी अकाउंट ओपन कर सकता है और कोई कांडू के साथ मिलकर भी अकाउंट ओपन कर सकता है, मतलब ये अकेले भी कर सकता है और ये दो अकेले भी मेरे भाई अकाउंट ओपन कर सकता है। क्लियर है? आगे देखना, अकाउंट कैन बी क्लोज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर। अकाउंट जो ओपन होता है, ये जो अकाउंट ओपन होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत जो अकाउंट ओपन हो रहा है, ये मेरे दोस्त 5 सालों के लिए अकाउंट ओपन होगा। कितने साल के लिए? 5 सालों के लिए। इसको आप 3 साल और एक्सटेंड करा सकते हो। ठीक है, कितने सालों के लिए अकाउंट ओपन होगा? 5 सालों के लिए। आप इसे 3 साल और एक्सटेंड करा सकते हो। इस लाइन को एक बार पढ़ लो, इस लाइन को, इसकी आखिरी वाली लाइन को मेरे भाई। क्लियर? अकाउंट कैन बी क्लोज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट। डिपॉजिटर में एक्सटेंड अकाउंट फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर। 5 साल के लिए अकाउंट ओपन हो रहा है, आप उसे फर्दर 3 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकाउंट शैल बी ओपन विद अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 1000 रुपए। ओह माय गॉड, इसमें तो मिनिमम अमाउंट है कितने का भैया? 1000 रुपए का। कम से कम 1000 रुपए से अकाउंट ओपन होगा या उसके मल्टीपल में। ओके, लेकिन इन्होंने बोला है नॉट एक्सीडिंग 15 लाख। इसको काट के लिखोगे नॉट एक्सीडिंग 30 लाख। ओके, नॉट एक्सीडिंग 30 लाख। इस लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया? 15 लाख से बढ़ाकर मेरे भाई 30 लाख। वीआरएस क्या? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होता है, जिसमें क्या पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं अपनी स्वेच्छा से। ओके, मतलब 5 सालों के लिए कम से कम अकाउंट ओपन हो रहा है और इसको मेरे भाई आप मैक्सिमम 3 सालों के लिए ले जा सकते हैं। ओके, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अकाउंट कब क्लोज होगा? आफ्टर एक्सपायरी 5 साल। कम से कम 5 साल के लिए आप अकाउंट ओपन होंगे और इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल के लिए और। बात समझ में आ गई? क्लियर? डिपॉजिट मेड अंडर दीस रूल शैल बियर इंटरेस्ट एज डायरेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। एट प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट इज नॉट 7.4%, राइट नाउ इट इज 8.2%। बात क्लियर हुई? मैंने इसलिए पुरानी चीजें लिखी छोड़ दी कि कटने के बाद आपको एहसास हो और पता हो कि हां भाई इसमें परिवर्तन हुआ है। ओके, राइट नाउ परिवर्तन हुआ है, 15 लाख से बढ़कर 30 लाख कर दी गई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2%। ये काफी पुरानी है, तो राइट नाउ इट इज 8.2%। ओके फाइन। इफ इंटरेस्ट पेबल एवरी क्वार्टर इज नॉट क्लेम्ड बाय अकाउंट होल्डर, सच इंटरेस्ट शैल नॉट अर्न एडिशनल इंटरेस्ट। अब ऐसा नहीं है, हो सकता है शायद अपने अकाउंट में सोचा, आप में से कम चौधरी थोड़ी है कुछ लोग, अरे चलो ठीक है पड़े रहने देते हैं इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा, बट इसमें नहीं है। क्लियरली बोला है कि अकाउंट होल्डर अगर इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन अ जॉइंट अकाउंट शैल बी एट्रिब्यूटेबल टू द फर्स्ट अकाउंट होल्डर ओनली। अब मेरे दोस्त मैंने बताया पांडु और कांडू इन दोनों ने मिलकर अकाउंट ओपन किया। फाइन, किसने बेटा? पांडु और कांडू। तो ये जो पहला पर्सन है वो इसके लिए लायबल रहेगा। ओके, क्लियर है? वो पहला पर्सन है जो कि जिम्मेदार रहने वाला है। फाइन, डन, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बोथ स्पाउस कैन ओपन सिंगल अकाउंट जॉइंट अकाउंट विद ईच अदर। ऐसा होता है मेरे भाई, हो सकता है कि दोनों जो पति पत्नी है वो दोनों अकेले अकेले अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और जॉइंट अकाउंट भी एक दूसरे के साथ ओपन कर सकते हैं। क्लियर? डिपॉजिटर में नॉमिनेट अ पर्सन और मोर देन वन पर्सन, मतलब जो ये डिपॉजिटर है, आप या जो भी व्यक्ति दोस्त इस योजना के तहत एनरोल कराते हैं, वो फिर नॉमिनेट कर सकते हैं कि एक से ज्यादा लोगों को भी नॉमिनी बना सकते हैं। आई होप यार कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? डिपॉजिट मेड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट शैल बी पेड ऑन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर। क्लियरली बोला इन्होंने कि जो भी पैसा आप एक्स अमाउंट डाल रहे हो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, वो आपको 5 सालों के बाद मिलेगा। अगर आपने इसको 3 साल और फर्दर एक्सटेंड कर दिया तो मेरे दोस्त आपको 8 सालों के बाद मिलेगा और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 8 इयर्स वेयर द अकाउंट वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। क्लियर? क्लियर भाई? सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए बेटा, इसका मतलब आप लेट जुड़े हो। मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं, मैं सिर्फ रीड करा रहा हूं। ठीक है, मैंने इससे पहले पढ़ने का टाइम दिया तो इसलिए देता हूं कि तुम लोग अपने भेजे में इसको सेट करो शब्दों को, कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल एक एक चीजें करेक्ट रहे। उस दौरान तो बस रीड करते हो और भाग जाते हो। डिपॉजिट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्वालीफाई फॉर डिडक्शन अंडर एटीसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब उन्होंने क्या किया, इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट कर दिया। इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 80C, जो कि डिडक्शन अलाउ करता है। डिडक्शन मतलब क्या होता है कि मिस्टर एक्स की जो भी इनकम रहेगी, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए इनकम है, तो इस सेक्शन में 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, इन योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट देंगे। अब जब इनका टैक्स कैलकुलेट होगा तो यहां से 1.5 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे इनके, और टैक्स जब कंप्यूट होगा तो इनकी 8.5 लाख पे होगा। तो ये जो 1.5 लाख की छूट मिलती है किस आधार पर मिलती है? इस डिडक्शन के आधार पर मिलती है। 1.5 लाख की डिडक्शन मैक्सिमम 80C में। अब सरकार कहती है कि 80C की डिडक्शन को कैसे क्लेम कर सकते हैं? इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, ओके, ये नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप एलिजिबल बनते हैं डिडक्शन के लिए। तो क्लियरली बोला, अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डिपॉजिट करते हैं तो आप यहां पर 80C के इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन के तहत में दोस्त क्वालीफाई करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गया? क्लियर? डन? इंटरेस्ट वाली लाइन समझ में नहीं आई? अरे ताऊ, इंटरेस्ट वाली लाइन यूं है कि भैया तेने 15 लाख रुपए 30 लाख रुपए जमा कर दे। अब ऐसा तो होता है कि भैया रिश्तेदार लग रहा हुआ हमारा को, बात भैया पैसा ना ले, तो वो हमें जो सरकार है वो हमें पैसा देगी बाकी बदले में, कि भैया तन्ने तो जो 30 लाख जमा करे बाकी बदले का ले ले हमसे, तो भैया हमें क्या मिलेगा? हमें जी मिलेगी ब्याज। क्या दर दर मिलेगी? तो 8.2% की दर से मिलेगी। 8.2%। ओके, 8.2%। क्लियर है? डिपॉजिट क्लियरली बोला है कि अगर आप इस योजना में डिपॉजिट करते हैं पैसा तो आपको आपकी इनकम पर मेरे दोस्त से छूट मिलेगी 1.5 लाख रुपए तक अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्लियरली? ठीक है? एक बार और पढ़ लो, ना समझ में आ रहा तो। लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया तुम्हें? मैं यूं कह रहा हूं कि तुम्हारी कोई एक्स इनकम है, चलो एक्स के नाम पर तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारी कोई मेरे भाई जेड इनकम है, जेड इनकम मान लो 20 लाख रुपए है। आपने क्या किया? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब सरकार कहती है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट देंगे। कहा मैं भैया टैक्स में? बोलते टैक्स में छूट नहीं देंगे, जिस इनकम पर आप टैक्स कैलकुलेट हो रहा है उस इनकम में 1.5 लाख की छूट दे देंगे, तो जो रेस्ट इनकम बचेगी उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। आएगा समझ में? सभी इन्वेस्टमेंट मेरे दोस्त 80C में क्वालीफाई नहीं करते। इन्होंने बोला है कि लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 80C में क्वालीफाई करते हैं मेरे भाई। डन? क्लियर? समझ में आ गया? आई होप क्लियर होगा मेरे भाई। ठीक है, इसे पढ़िएगा। हाँ बेटा, सारा पैसा आपको मिलेगा एक साथ, 5 साल बाद या फिर 8 साल बाद। वन टाइम पेमेंट है बेटा। बेटा इस वीक से वीकली एमसीक्यू शुरू हो जाएंगे, कुशाग्र, इस वीक से वीकली एमसीक्यू शुरू हो जाएंगे, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, एक मैसेज 40 वाले लिखोगे तो अभी मैं एक बार रीड करूंगा मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ इस वीक से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, डन?
अब जरा समझना, सरकार फार्मर के लिए स्कीम लेकर आई कि भाई फार्मर होता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, यार फसल के लिए वो कितनी मेहनत करता है, ठीक है। अब उसके जीवन यापन का साधन तो सिर्फ उसकी फसल ही है, और मौसम के कारण, ठीक है, वेदर के कारण या फिर नेचुरल क्लैमिटी, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या मेरे दोस्त कोई पेस्ट अटैक हो गया, तो ऐसे में मेरे भाई कहीं ना कहीं फार्मर तो बड़ा भुगतान करेगा। तो सरकार कहती है काम कर सकते हैं कि फार्मर से बोलते हैं कि बेटा तू एक काम कर, तू अपनी जो तेरी जो फसल है उसका तू ना इंश्योरेंस करा ले, इन केस अगर ये बर्बाद होगी ना, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इस फार्मर को इस फसल के बदले मेरे दोस्त क्लेम देगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके लिए योजना लेकर आया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें इन्होंने कहा रबी, ठीक है, खरीफ और जो कमर्शियल क्रॉप है उसके लिए अलग अलग प्रीमियम रेट इन्होंने डिसाइड किया, और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, इसी को पढ़ना है हमारे को। इट वाज लॉन्च इन 2016, इसको 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक इंश्योरेंस स्कीम है फार्मर्स के लिए। ये इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, अगर किसी कारण से उनकी क्रॉप मेरे दोस्त खराब हो जाती है, चाहे वो नेचुरल क्लैमिटी हो, पेस्ट हो या डिजीज हो मेरे भाई, ठीक है, ऐसे में यहाँ पर फार्मर को सपोर्ट मिलता है इस योजना के माध्यम से। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। खरीफ के लिए, अगर खरीफ की फसल है तो आपको 2% प्रीमियम पे करना पड़ेगा, रबी की क्रॉप है तो 1.5% प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और मेरे दोस्त अगर कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है, कमर्शियल क्रॉप है फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप है तो उसके 5% प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जो एग्जामिनर ने पूछा था वो प्रीमियम का रेट पूछा था। ठीक है भाइयों, आपको प्रीमियम का रेट याद रख के चलना है। कोई डाउट याद तक? डन। चलिए, अब आते हैं मेरे दोस्त किसान विकास पत्र पे। वन ऑफ द बेस्ट स्कीम मेरे भाई, पढ़िएगा आराम से तसल्ली से। डन मेरे भाई। नेक्स्ट, डन। डन। नेक्स्ट, क्लास नहीं रहेगा तो ग्रुप में बताएगा, ओके मेरे भाई। इन स्कीम से ना डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर तो बहुत रेयर है। जिन स्कीम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज की गई है, जो अप्रैल मई जून 2023 क्वार्टर के लिए, उसमें एक एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.7%, ओके, अर्लियर वो 7%। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1 था, 7.1 ही बरकरार रखा गया है, ठीक है। किसान विकास पत्र है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था पहले 7.2 से 7.5 कर दिया गया है, और क्लियरली लिखा है इसकी मैच्योरिटी के महीने हुए 115 मंथ। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको करेक्शन करना पड़ेगा कि जो ये किसान विकास पत्र है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%, और जहां मैच्योरिटी के महीने आपको 120 दिख रहे थे वहां 115 आपके महीने हो जाएंगे, ठीक है। सुकन्या समृद्धि स्कीम, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा कर दी गई 8%। कोई दिक्कत? क्लियर है। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2%। ये सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना 8%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7, पीपीएफ में तो 7.1, किसान विकास पत्र 7.5, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2% है। डन। डन। अब जरा समझते हैं इस योजना को। किसान विकास पत्र भी क्या है, इन्वेस्टमेंट स्कीम है, क्लियर लिखा है कि सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है मेरे दोस्त, व्हिच वाज द फर्स्ट लॉन्च इन 1998 1988 में पहली दफा इंडिया पोस्ट के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। शुरुआत में काफी सक्सेसफुल थी, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी सेटअप की थी श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को किसान विकास पत्र को मेरा मिसयूज हो रहा है, ओके, किसान विकास पत्र का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया इसको किसान विकास पत्र को बंद कर दिया था 2011 में। लेकिन मेरे दोस्त नई गवर्नमेंट आई 2014 में, मेरे दोस्त इस योजना को लॉन्च किया गया। फाइन, तो ये इसकी कहानी लिखी हुई है, कब से शुरुआत हुई थी मेरे भाई, कब इसको बंद किया गया, और फिर इसको कब लॉन्च किया गया, ये बहुत इजी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। किसान विकास पत्र कौन परचेज कर सकता है? आप और हम कोई भी खरीद सकते हैं, एक एडल्ट अपने नाम से या फिर किसी माइनर के बिहाफ पर मेरे दोस्त कोई व्यक्ति खरीद सकता है, ओके। एक ट्रस्ट खरीद सकता है और दो एडल्ट भी मेरे दोस्त साथ में मिलकर इसको खरीद सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ऑल ओके?
नेक्स्ट, किसान विकास पत्र जो सर्टिफिकेट होगा वो अवेलेबल होता है आपका 1000, 5000, 10000 और 50000 के डिनोमिनेशन में। ओके, कितने के डिनोमिनेशन में अवेलेबल है मेरे दोस्त? 1000, 5000, 10000 और 50000 के डिनोमिनेशन में अवेलेबल है। मिनिमम अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जा सकता है वो 1000 रुपए, बट इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जैसे कि अभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हम लोगों ने पढ़ा था मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 15 लाख रुपए। बट किसान विकास पत्र की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ओके, नो अपर लिमिट ऑन परचेज ऑफ किसान विकास पत्र, कोई भी अपर लिमिट नहीं है किसान विकास पत्र अगर किसी को परचेज करने हैं तो उसके लिए 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 50 लाख, कोई अपर लिमिट नहीं है। बट हाँ, इसकी मिनिमम लिमिट कितनी रखी गई है? 1000 रुपए कम से कम आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, या फिर 1000, 5000, 10000, 50000 के मल्टीपल में आपको किसान विकास पत्र खरीदने होंगे। कोई दिक्कत है मेरे भाई? यहां तक कोई डाउट? 30 लाख है, कहां लिखी है? कहां लिखी है 30 लाख मेरे भाई? 30 लाख तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में यहां पर कहां लिखी है? देयर इज नो अपर लिमिट, क्लियरली मेंशन देयर इज नो अपर लिमिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसान विकास पत्र डज नॉट ऑफर एनी इनकम टैक्स बेनिफिट टू द इन्वेस्टर, मतलब इस लाइन का मतलब समझ में आया? अगर आप किसान विकास पत्र में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो सेक्शन 80C उसमें आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1.5 लाख तक के डिडक्शन है, पर यहां पर कोई डिडक्शन नहीं है मेरे भाई। नो डिडक्शन अंडर 80C इज अलाउड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रिसीव अपॉन मैच्योरिटी विड्रॉल इज फुली टैक्सेबल। इवन जो मेरे दोस्त मैच्योरिटी के टाइम पर इस पर इंटरेस्ट मिलेगी ना मेरे दोस्त, उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? खरीदना नहीं समझ आया सर? क्या खरीदने में क्या समझ में नहीं आया बेटा? खरीदना है सिर्फ, जैसे पेन पेंसिल खरीदते हो, रबड़ खरीदते हो मेरे भाई, कपड़े खरीदते हो किसी के लिए, गिफ्ट खरीदते हो किसी के लिए, गुलाब का फूल खरीदते हो मेरे भाई, ठीक है, वैसे ही इसको खरीदना है। इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितनी हमारी औकात है उतने का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कम से कम 1000 का इन्वेस्टमेंट करना है मेरे भाई। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इन्वेस्टर को 80C में मेरे भाई कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। टैक्स की बात करते हैं तो क्लियरली बोला इसने 80C सेक्शन के तहत जो इनकम टैक्स एक्ट का है डिडक्शन नहीं मिलेगी। कोई दिक्कत? ये वाले पॉइंट पर कोई दिक्कत? एक चीज पूछा हूं, कोई दिक्कत? ए भाई कोई दिक्कत? ए भाई कोई दिक्कत? यहां तक सिर्फ टैक्स में 80C इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है, इसके तहत कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ओके, जब आप इस योजना में मेरे दोस्त मैच्योर्ड हो जाएंगे, ठीक है, जब आपका योजना का समय पूरा हो जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा, और पैसा भी मिलेगा और ब्याज भी मिलेगी। तो इन्होंने बोला दो चीजें मिलेंगी आपको, एक पैसा मिलेगा, ठीक है, अमाउंट जो आपका रहा होगा प्लस उस पर आपको ब्याज मिलेगी। ठीक है, इन्होंने कहा जो ब्याज मिलेगी, ध्यान सुनिए, जो ब्याज मिलेगी, इंटरेस्ट जो रिसीव होगी वो मेरे दोस्त टैक्सेबल होगी, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो टैक्सेबल होगी, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जो पैसा मिलेगा मेरे दोस्त उस पर आपको टैक्स कोई पे करना नहीं पड़ेगा, इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। ओके, टीडीएस इज अ काइंड ऑफ टैक्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है। क्लियरली बोला है कि जो आपको अमाउंट होगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो भी पैसा आपको मिलेगा, जो विड्रॉल होगी वो आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टीडीएस, उस पर कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन मेरे दोस्त ब्याज जो होगी वो टैक्सेबल होगी, उस पर आपका पैसा कटेगा। बात समझ में आ गई? ए भैया समझ में आई कि नहीं आई? व्हाट इज 80C? भाई अम्मा का नाम है बेटा 80C, ठीक है, मेरे पापा का नाम है 80D, मेरे पापा का नाम है बेटा 80P, मम्मी का नाम है 80Q, आ गया समझ में? और मेरा नाम है बेटा 80HZ। ऑल क्लियर? पूरी फैमिली का नाम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 80C? इतनी देर सब ऐसे कैसे करा रहा था 80C पढ़ा के? अभी जब मैंने ये पढ़ाया था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उस दौरान क्या बताया था बेटा? ये क्या था? है ये क्या था मेरे भाई? गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बता रहा था ये क्या था 80C है? ये कहा गया ये क्या था 80C? क्या तब सोए होते हो क्या? मैं बता रहा हूं बहुत गुस्से वाला आदमी हूं मैं। हां, जानते नहीं हो मेरे को? थोड़ा फोकस कर लो। बात समझ में आ गई इतने पे? एक तो तेरा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक चीज समझा रहा हूं कि दिमाग में बैठ जाए। कूल सर, कूल कूल हो गया मैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अमाउंट जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किसान विकास पत्र में डबल कितने दिन में होता है? 124 महीने काट के लिए 115 महीने, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसमें? अभी मैंने पढ़ाया था आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? ये किसान विकास पत्र पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%। ठीक है, जब 6.9 था तब 124 महीने लगे थे इनकम को डबल होने में, लेकिन अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है तो जो इनकम है वो कितने दिन में डबल हो जाएगी? 115 महीने में। बात क्लियर हो रही है? 115 महीने में। 115 महीने का मतलब क्या हो गया? 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 12 गुना 10 भैया 10 साल लगे ना। 100 नहीं 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 120 महीने हो जाएंगे, 11 लगाओ यहां से। ठीक है, 11 12 महीने, 12 नमा 108, ठीक है, तो ये अपने 108 महीने हो गए, यही तो हुआ। तो 9 ईयर और 7 मंथ, यही तो बनना है, 9 ईयर और 7 मंथ। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 124 महीने की जगह पे ये आ गया 115 महीने। ठीक है, और यार 10 ईयर की जगह पे आ जाएगा मेरे भाई 9 ईयर एंड 7 मंथ। बात क्लियर हो रही है? मतलब अमाउंट ऑफ केवीपी कैन बी विड्रॉल आफ्टर 115 महीने। आप 115 महीने के बाद किसान विकास पत्र से अपना पैसा निकाल सकते हैं। मैच्योर कब होगा आपका पैसा? डबल कब होगा? 115 महीने में, यानी 9 साल 7 महीने। ठीक है, पर 9 साल 9 महीने नहीं है, 9 साल 7 महीने है। ठीक है, कोई दिक्कत? एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट है बताओ? नो दिक्कत सर, क्रिस्टल क्लियर। पहले नहीं निकाल सकते? प्रीति ने थोड़ा तसल्ली कर ले बहन, पहले नहीं निकाल सकते अभी, पहले इतना तो समझ ले कि पहले कितना जमा होगा, कितने टाइम के लिए जमा होगा, पहले नहीं निकाल सकते। आगे का पढ़ लिया तभी पूछ रही है मुझसे, पहले नहीं निकाल सकते। रुक जा बहन थोड़ी देर। अगर 4 लाख डालेंगे तो 9 साल बाद 8 लाख हो जाएगा। तो और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? है कि अक्षय कुमार वाली फिर हेरा फेरी मूवी चल रही है, बड़ा पैसा लेके भाग जाएंगे। क्लियरली बोला कि जो भी आप प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, आज 4 लाख डालिए मेरे भाई, इनकम डबल भाई, इनकम डबल। 115 महीने में 8 लाख, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। 115 महीने में 8 लाख है, आज 10 लाख डालो बेटा, 115 महीने में 20 लाख, क्या बात है। ये तो बहुत जोरदार स्कीम है। इन्होंने एक लाइन बोली, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ केवीपी इज 2 ईयर 6 मंथ। इस लाइन का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। आप में से एक ने अभी एक लाइन पूछी कि पहले पैसे नहीं निकाल सकते, तो आपका पैसा 2 साल 6 महीने पे मैच्योर हो गया, 30 महीने बाद पैसा निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन पैसा अगर 115 महीने आप पड़ा रहने देते हैं तो वो पैसा डबल हो जाएगा। ये इस योजना का मतलब है। किसान विकास पत्र है तो किसान के लिए कि सबके लिए? बेटा नाम किसान लिखा हुआ बट सबके लिए है। बात समझ में आई? मैच्योरिटी पीरियड 2 साल 6 महीने है, लेकिन इनकम डबल कितने टाइम में हो रही है? 115 महीने में। इनकम डबल हो रही है आपकी 115 महीने में। ओके, बात समझ में आ रही है?
30 महीने में पैसा मैच्योर हो जाएगा, 30 महीने के बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हैं मेरे भाई, 2 साल 6 महीने में। लेकिन आप अगर 115 महीने पड़ा रहेगा तो वो पैसा 2 से डबल हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रीमेच्योर इनकैशमेंट ऑफ केवीपी सर्टिफिकेट इज नॉट परमिसिबल, 30 महीने से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। प्रीमेच्योर विड्रॉल इज परमिसिबल, बट इन्होंने आगे क्या बोला, सर्टिफिकेट कैन ओनली बी इन केस, अगर 30 महीने से पहले कब हो सकता है, या तो होल्डर की डेथ हो गई हो, भाई जिस व्यक्ति के नाम पर उसकी मृत्यु हो जाए, या मेरे दोस्त जैसा होता क्या है ना कि बहुत बार आप अपनी संपत्ति कुछ लोन वगैरह लेने के लिए अपनी जो एफडी वगैरह होती है उसको गिरवी रख देते हैं, या फिर किसी किसान विकास पत्र के अगेंस्ट में पैसा उधार ले लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता सर? ऐसा होता है, मैंने आपको पढ़ाया था प्रधानमंत्री व्यय बंदना योजना में कि प्रधानमंत्री व्यय बंदना योजना के अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं, मैंने ये पढ़ाया था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि सर्टिफिकेट जो ये किसान विकास पत्र है ये कब इनकैश हो सकता है, या तो कोई होल्डर उसकी डेथ हो गई हो, या फिर जिस व्यक्ति ने उसको प्लेस किया हो, गिरवी रखा हो, ठीक है, उसने पैसा ना लौटाया हो मेरे दोस्त अपने किसान विकास पत्र के केस में, तो उसका वो किसान विकास पत्र फोर फीचर हो गया, जब्त हो गया हो, या फिर मेरे भाई कोर्ट का ऑर्डर आया हो तो उस केस में, तो यहाँ पर 30 महीने से पहले ये इनकैश किया जा सकता है। इनिशियली इट वाज मीन फॉर फार्मर, शुरुआत में फार्मर के लिए था, बट मेरे दोस्त अब ये किसके लिए, सबके लिए अवेलेबल है। आगे समझ में? आई एम अ बिगिनर, कैन आई जॉइन दिस क्लास? बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं तो एक चीज और बोल रहा हूं, जितने भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं वो ये सोच के करिए कि इससे पहले इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई और ये गवर्नमेंट स्कीम, इन दोनों का नाता एक दूसरे से, गवर्नमेंट स्कीम का इससे कोई नाता नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट स्कीम कवर करके चल रहे हैं तो एनपीसीआई का टॉपिक या फिर बैंकिंग में टर्मिनोलॉजी के आने वाले उनका नाता इनसे किसी से नहीं है। तो आप अगर आज से क्लास शुरू कर रहे हैं तो मेरे भाई रेगुलर रहिए और कोशिश करिए प्रीवियस क्लास को धीरे धीरे कंप्लीट करते चलिए, ठीक है? क्लियर? कितना था? ये पॉइंट समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? मंथली पेंशन कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की, 1,000, 2,000, 3। तो 5,000 वाला लो, पहले 18 देखो फिर एंड में 5,000 देखो। ठीक है, 18 देखो और 5,000 देखो, ये समझो बस। है 1,000 मैक्सिमम पेंशन कितनी है? 5,000। मिनिमम पेंशन कितनी है? 1,000। मैक्सिमम पेंशन कितनी है बेटा? 5,000। ओके। हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक्चुअली कल मेरा मेरे भाई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था और डॉक्टर का टाइम तो फिक्स होता नहीं, इस वजह से मेरे को अपनी क्लास थोड़ा जल्दी कल खत्म करनी पड़ी थी। ठीक है, मतलब कैंसिल ही करनी पड़ी थी। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे भी सेशंस नहीं लिए, दोपहर में भी ऑफिस नहीं गया था। फिर रात को आते आते काफी लेट हो गया था, तो मैंने कहा तब सेशन लूंगा, इतना एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। मैंने कहा ना मैं बढ़िया आउटपुट दे पाऊँ बच्चों को, बढ़िया बढ़िया ना पढ़ा पाऊँ, तो मैंने कहा यार क्लास आज की जगह कल रख। या फिर किसी किसान विकास पत्र के अगेंस्ट में पैसा उधार ले लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता सर? ऐसा होता है, मैंने आपको पढ़ाया था प्रधानमंत्री व्यय बंदना योजना में कि प्रधानमंत्री व्यय बंदना योजना के अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं, मैंने ये पढ़ाया था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि सर्टिफिकेट जो ये किसान विकास पत्र है ये कब इनकैश हो सकता है, या तो कोई होल्डर उसकी डेथ हो गई हो, या फिर जिस व्यक्ति ने उसको प्लेस किया हो, गिरवी रखा हो, ठीक है, उसने पैसा ना लौटाया हो मेरे दोस्त अपने किसान विकास पत्र के केस में, तो उसका वो किसान विकास पत्र फोर फीचर हो गया हो, जब्त हो गया हो, या फिर मेरे भाई कोर्ट का ऑर्डर आया हो तो उस केस में, तो यहाँ पर 30 महीने से पहले ये इनकैश किया जा सकता है। इनिशियली इट वाज मीन फॉर फार्मर, शुरुआत में फार्मर के लिए था, बट मेरे दोस्त अब ये किसके लिए, सबके लिए अवेलेबल है। आगे समझ में? आई एम अ बिगिनर, कैन आई जॉइन दिस क्लास? बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं तो एक चीज और बोल रहा हूं, जितने भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं वो ये सोच के करिए कि इससे पहले इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई और ये गवर्नमेंट स्कीम, इन दोनों का नाता एक दूसरे से, गवर्नमेंट स्कीम का इससे कोई नाता नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट स्कीम कवर करके चल रहे हैं तो एनपीसीआई का टॉपिक या फिर बैंकिंग में टर्मिनोलॉजी के आने वाले उनका नाता इनसे किसी से नहीं है। तो आप अगर आज से क्लास शुरू कर रहे हैं तो मेरे भाई रेगुलर रहिए और कोशिश करिए प्रीवियस क्लास को धीरे धीरे कंप्लीट करते चलिए, ठीक है? क्लियर?
है। तो आप अगर आज से क्लास शुरू कर रहे हैं तो मेरे भाई रेगुलर रहिए और कोशिश करिए प्रीवियस क्लास को धीरे धीरे कंप्लीट करते चलिए। ठीक है, क्लियर? अब इसकी एक और क्लास लूंगा मैं, छठी क्लास। कहोगे सर कितनी गवर्नमेंट स्कीम की क्लास लोगे? वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक एंड वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर इज गवर्नमेंट स्कीम। ओके, गवर्नमेंट स्कीम एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक है, मतलब यहां से हो सकता है 7-7 8-8 क्वेश्चन पूछ ले वो। पढ़ लो, इतना कोई डाउट हो बताओ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी रट्टा मार दो कि HUF कुछ होता है। ठीक है, अभी इसमें मत घुसो, अभी के लिए सिर्फ रट्टा मार दो HUF कुछ होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कोई डाउट है मेरे भाई? डन? पढ़ाना तो काफी कुछ है इसमें, बट अभी के लिए तो नहीं रखते हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा गवर्नमेंट स्कीम टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई गवर्नमेंट स्कीम टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम हम लोग नेक्स्ट क्लास, ये नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी, कल मैं बता दे रहा हूँ आपको कल क्या है। कल फ्राइडे है, कल भी क्लास आपकी शायद ना हो। ठीक है, तो आपकी क्लास में भी हो सकता है सैटरडे को, मैं पहले क्लियर करके चल रहा हूँ। हो सकता है मे भी कल क्लास सुबह 9:30 ना हो, या तो इवनिंग में होगी या तो फिर नहीं होगी, तो मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। बट होने के चांसेस ज्यादा है, और होने का मतलब ये कि हो सकता है मैं लेट नाइट इसकी क्लास लूं, रात को 9 या 10 बजे के आसपास इसकी क्लास लूं, क्योंकि सुबह मेरे दोस्त मेरे को एक अर्जेंट है, मतलब एक शेड्यूल अलग लगा हुआ है, उसमें जाना है। तो ये 21 तारीख की जो क्लास होगी मैं इवनिंग में लूंगा। ठीक है, पहले इन्फॉर्म करो, 21 तारीख की क्लास होगी, कल की इवनिंग में होगी। गवर्नमेंट स्कीम ही कल कवर करने वाले हम लोग। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों, जितना हो चुका उसे कवर कर लेना। ये वैसे 5 क्लासेस दे रखी थी गवर्नमेंट स्कीम की, मैं इसको 6 क्लासेस में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, चल बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे। हेलो 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 एवरीवन, आवाज आ रही है? गवर्नमेंट स्कीम में मुझे अपडेशन करने, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ओके, प्रधानमंत्री एक और योजना, मतलब काफी योजना है जिनको मेरे को अपडेट करना है, तो उनको अपडेट करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये समझना गवर्नमेंट स्कीम का एक और पार्ट आएगा, वो किसी दिन बीच में आ जाएगा, मैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। आज जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं नाबार्ड और PSL रहने वाला है। ठीक है, नाबार्ड एंड PSL। अब ये टॉपिक ऐसा है ना, ये मतलब ये समझ लो कि आप जब मेंस में बैठोगे, इंटरव्यू में बैठोगे, तो इंटरव्यूअर को पता नहीं क्या डरता है कि उसको इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछने होते हैं। वो निश्चित तौर पे PSL को लेकर इतना सीरियस रहता है कि नहीं, हमें प्रायोरिटी सेकंड लैंडिंग इस टॉपिक को तो उसके करना नहीं है, इस टॉपिक से तो निश्चित सवाल पूछने होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसको हल्के में मत लेना, टॉपिक बहुत ईजी है, बट हम लोग इसको और भी मेरे दोस्त बेहतर तरीके से समझना। टॉपिक ईजी नहीं है, टॉपिक को ईजी बनाने की कोशिश करेंगे, आई होप आपके समझ में भी आएगा। ओके, पहले तो कुछ शुरुआत करते हैं यहाँ पर मेरे दोस्त रिगार्डिंग दी नाबार्ड। जैसे कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, उसमें से एक स्पेशलाइज्ड बैंक है नाबार्ड। ओके, मैंने पहले भी कहा था कि देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बनाया गया तो अकेले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बस की बात नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम को देखना। अब स्पेशली रूरल एरियाज के लिए, रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड काम कर रहा है। ओके, वैसे तो RBI काम कर रहा है, बट स्पेशली यहाँ पर कौन काम कर रहा है? रूरल एरियाज के लिए नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था, या उसे हम लोग देखते हैं करके समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ओके, एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम है ट्रैफिक कार्ड कमेटी, जिसके हेड थे वी शिवरमन। तो यूं कहा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना ट्रैफिक कार्ड कमेटी के रिकमेंडेशन पे, या यूं वी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे 12 जुलाई 1982 को हुई थी। वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है केवी साजी। इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन ये था कि नाबार्ड के चेयरमैन कौन है। अगर आप लोग मेरे इंटरव्यू सेशन देखते होंगे, मैं जो बच्चों के इंटरव्यू लेता हूं, उसमें आप लोग अक्सर देखते होंगे कि बच्चों के जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो यही आ रहे होते हैं, मतलब बच्चे बता रहे होते हैं कि हमारे इंटरव्यू में ये पूछा। तो जो नाबार्ड के चेयरमैन बेटा ये पूछे गए थे उनसे। ओके, केवी साजी नाबार्ड के चेयरमैन है। क्लियर भाइयों? डन? ठीक है, फटाफट पढ़ लीजिए। डन? अब जरा समझना, इसमें ट्रैफिक कार्ड की फुल फॉर्म लिख सकते हो आप लोग। ट्रैफिक कार्ड कमिटी टू रिव्यू दी committee to review the arrangements for
इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, क्या सुनिएगा, कमिटी टू रिव्यू दी अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है? क्लियर भाई? ऑल ओके? ऑल ओके? डन। तो फिर दोबारा सुनिएगा, फुल फॉर्म क्या बनी इसकी, कमिटी टू रिव्यू दी अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, या तो ये सवाल आएगा कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड की स्थापना हुई थी, या फिर ये सवाल आएगा कि कमेटी के हेड का नाम क्या है जिनके रिकमेंडेशन पे मेरे दोस्त नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो वो वी शिवरमन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको जब सेटअप किया गया तो इसकी इनिशियल कैपिटल थी 100 करोड़ रुपए। पूछ लेता है कि जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी तब उसकी मेरे दोस्त कैपिटल कितनी थी, तो ये 100 करोड़ रुपए थी। ओके, 100 करोड़ रुपए। इसकी पेड अप जो कैपिटल है 31 मार्च 2022 तक वो है 17080 करोड़ रुपए। ओके, 31 मार्च 2023 का जब डेट आएगा तो वो भी पढ़ेंगे, अभी हमें याद रखना है 31 मार्च 2022 तक इसकी जो पेड अप कैपिटल थी वो थी 17080 करोड़ रुपए। ओके, अभी पेड अप कैपिटल क्या होती है, रट्टा मार दो अभी के लिए कि हाँ चलो ठीक है, कुछ होता होगा पेड अप कैपिटल। अभी राइट नाउ आपको मैं समझाने की कितनी भी कोशिश करूंगा समझ में नहीं आएगा, कैपिटल मार्केट में समझिए टाइप्स ऑफ कैपिटल। नाबार्ड टुडे इज अ फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। का मतलब क्या हुआ, स्लाइड का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, स्लाइड का मतलब हुआ कि जो ये नाबार्ड है इसमें 7% जो कैपिटल है, ओके, जो 7% कैपिटल है वो मेरे दोस्त भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बात समझ में आ रही है? किसकी मेरे भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ओके, नेक्स्ट, ये कुछ नाबार्ड की सब्सिडीज हैं। अभी के लिए सिर्फ आपको नेम याद रखने, नैपकॉन्स, नैपवेंचर्स लिमिटेड, नैपफिन, एबीएफएल और नवकिसान। जैसे आरबीआई की सब्सिडी पड़ी थी वैसे इसके नेम याद रखने आपको कि नाबार्ड की सब्सिडी में एक है नैपकॉन्स, एक है नैपवेंचर्स लिमिटेड, एक है नैपफिन, एक है एबीएफएल और एक है नवकिसान। ये एबीएफएल को आप बोलेंगे नव समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड, नव समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड या फिर एग्री बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। पढ़ लीजिए मेरे भाई। टोटल 7 सब्सिडी नाबार्ड की, ठीक है, टोटल 7 सब्सिडी है। कौन कौन सी 7 जरा एक बार देखते हैं। नव किसान, ओके, नव समृद्धि, नैपफिन, नैप फाउंडेशन, नैपकॉन्स, नैप वेंचर्स, नव संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, फटाफट से इनके नाम पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। ओके, ये टोटल मिलाकर कितने हो गए मेरे दोस्त, 7। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई? डन, क्लियर है? एक बार मेरे भाई फटाफट से बताइए कौन कौन सी सब्सिडी है, या देखिए तो कितनी याद है मेरे दोस्त आप लोगों को। नैपकॉन्स, बहुत बढ़िया, नव समृद्धि, नैप वेंचर लिखा हुआ सामने, एक सेकंड, अब सही है। अब जरा बताइए मेरे भाई, एक तो नव किसान, ओके, नव किसान, फाइन। एक होगी नैपफिन, नैपफिन, ओके, एक होगी नव समृद्धि, ठीक है, नव समृद्धि, नव समृद्धि, ओके, एक होगी नैप फाउंडेशन, नैप फाउंडेशन, एक होगा नैपकॉन्स, नैपकॉन्स, ओके, एक होगा नैप वेंचर्स। आपका इतना दिमाग इसमें क्यों मार रहे हो, एग्जाम में यही तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नव संरक्षण, ठीक है, नव संरक्षण पूछेगा निम्न में से कौन सी सब्सिडी है या निम्न में से कौन सी सब्सिडी नहीं है। ओके, अब आते हैं आरआरबी पे, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को। ओके, इसको एस्टैब्लिश किया गया था नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे मेरे दोस्त आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी। क्लियर भाइयों? तो आरआरबी की स्थापना किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी, आरआरबी की स्थापना किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी मेरे भाई, नरसिम्हन। और नाबार्ड की स्थापना किसके रिकमेंडेशन पे हुई थी, नाबार्ड की स्थापना शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन। ओके, दोनों क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जब आरआरबी बना था तो शुरुआत में 5 आरआरबी बनाए गए थे, मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी, जयपुर, मालदा। ओके, कौन कौन से रहते हैं मेरे भाई, ये आपको याद रखने हैं, मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी, जयपुर और मालदा। ओके, क्लियर है? क्लियर भाई? डन, बहुत आराम से पढ़ना, प्यार प्यार से। मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी, जयपुर, मालदा। ओके, मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी, जयपुर और मालदा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पहला जो आरआरबी बना था वो था प्रथमा बैंक। ओके, प्रथमा बैंक वाज द फर्स्ट आरआरबी ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975 विद इट्स हेड ऑफिस एट मुरादाबाद। जिसका मुख्यालय कहां, एक लाइन जरा समझते हैं अभी पहले। कोई भी आरआरबी होता है उसकी कैपिटल जो होती है उसमें 50% कैपिटल होती है भारत सरकार की, राज्य सरकार की 15% कैपिटल होती है। जबकि जो बैंक होता है, ठीक है, जो अपना पैसा लगाता है उसको स्पॉन्सर बैंक कहा जाता है। जो भी बैंक किसी भी आरआरबी में अपना पैसा लगा रहा है वो स्पॉन्सर बैंक है, और स्पॉन्सर बैंक की कैपिटल 35%। तो आरआरबी में जो शेयर कैपिटल 50% भारत सरकार की, 15% राज्य सरकार की और 35% होती है स्पॉन्सर बैंक की। ओके, तो प्रथमा बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक है वो सिंडिकेट बैंक था, ठीक है, सिंडिकेट बैंक। बट अब प्रथमा बैंक का यानी प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर है वो पंजाब नेशनल बैंक है। अब कौन है बेटा, पंजाब नेशनल बैंक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे भाई, इतना डन? पिछली साल इसका रेशियो आया था, हर साल पूछता है, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आरआरबी में जो पूंजी होती है वो किस अनुपात में होती है, 50% भारत सरकार की, 15% राज्य सरकार की और 35% स्पॉन्सर बैंक की। कोई दिक्कत, सिंडिकेट बैंक नहीं है। ओके, वो जो मैं बोल रहा हूं उस पर दिमाग लगाओ। ओके, डन, आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझते हैं मेरे दोस्त प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर, उससे पहले समझते हैं प्रायोरिटी शब्द के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायोरिटी मेरे भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब क्या है आपके हिसाब से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब क्या है? पापा ने बोला बेटा घर पे कितने बजे आओगे, अब उधर से दूसरा मैसेज आया, सुना मिलने का मन कर रहा है। अब बताओ मेरे भाई प्रायोरिटी का मतलब क्या, किसे प्रायोरिटी दोगे, बेटा कितनी देर में घर आ रहे हो, जल्दी आ जाओ। उधर से मैसेज आया, बाबू कितनी देर में आ रहे हो,
समझ रहे हो? अब मेरे भाई प्रायोरिटी किसे दोगे? पापा, हो, अरे वाह मेरे केसर के दूध के दुल्हन। कह रहे पापा को प्रायोरिटी देंगे। तो शर्म नहीं आ रही? झूठ बोलते हुए तो शर्म नहीं आ रही? सच बताना भाई साहब। अभी तुम कहोगे पापा सुनो ना यार, दोस्त है ना राजू, उसकी तबीयत खराब है, मैं उसको दवाई दिलाने जा रहा हूँ भाई, ठीक है यही तो होगा मेरे भाई, और क्या होगा? ऑब्वियसली प्रायोरिटी किसे दोगे? हाँ देखो, अब भैया लड़की का मामला, लड़की का, अभी लड़की हो या लड़का हो मेरे भाई, अब उधर से आवाज आ रही है कि नहीं भैया, पिताजी बोल रहे हैं, माताजी बोल रही है बेटी कहाँ, कितनी देर में, तो उधर से आवाज नहीं भैया मिलना है हमें, तो फिर प्रायोरिटी किसे दोगे? अभी डिपेंड करता है, ठीक है? मतलब प्रायोरिटी का मतलब क्या है? प्राथमिकता। आपके लिए किसी चीज की ज्यादा जरूरत है, ठीक है भाई, तो है प्राथमिकता, आप किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ज्यादा? प्राथमिकता, प्रायोरिटी। जैसे हमारे घर में मैगी बनती थी मेरे भाई, तो हमारी सिस्टर है वो, मतलब पैसे वैसे उसके पास रहते थे, तो वो मैगी मंगाती थी, तो वो मैगी ना किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, तो वो प्रायोरिटी देती थी थोड़ी बहुत, तो बड़ी दी है, छोटा भैया या किसी को, मेरे भाई को प्रायोरिटी देती थी, लेकिन वो सबको इक्वली नहीं ट्रीट करती थी। प्रायोरिटी का मतलब है सबको इक्वली ना ट्रीट करना, ये तो है प्रायोरिटी का मतलब, सबको इक्वली ट्रीट ना करना। और प्रायोरिटी मतलब ये है कि यार आपने एक ऑर्डर बना रखा है कि हाँ पहले इसको देना है, पहले इसको देना है, पहले इसको देना है, यही तो मतलब है मेरे भाई, है ना? मेरे को बताओ पहले, है ना? प्रायोरिटी का मतलब क्या है? आप पहले इसको देंगे, पहले इसको देंगे, या फिर इसको देंगे, या फिर इसको देंगे मेरे भाई, ठीक है? अब थोड़ा और समझते हैं ध्यान से। ये मिस्टर पापा मेरे, ओके, और ये मिस्टर बेटा यानी आशीष गौतम तुम्हारा भाई, ठीक है? ये शादी से पहले की बात हो रही है मेरे दोस्त। ये तुम्हारी ना हो सकी भाभी, ठीक है, पूजा भाभी, ठीक है? पूजा, ध्यान सुनिएगा ये थोड़ी देर के लिए, मान लिया हाइपोथेटिकली, एक्चुअली मायके गई हुई, तो एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान समझिएगा, पिताजी ने मेरे को कहा बेटा ये ले 100 रुपए, कितने रुपए बेटा? बेटा पूरा पापा पे गया, कहना क्या चाह रहे हो? पापा की भी सेटिंग नहीं है, ध्यान से लगा दूंगा, ठीक है? ध्यान से देखो, पापा ने बेटा मेरे को 100 रुपए दिए, ठीक है? अब पापा मेरे से कह रहे हैं कि आशीष 100 रुपए में से ना तेरे को 40 रुपए पूजा पे खर्च करने, किस पे खर्च करने बेटा? मेरे भाई ध्यान सुनेगा, पिताजी ने बोला बेटा आशीष कहां हो? मैंने कहा पापा यहाँ है। बेटा आशीष ये लो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। मैंने बोला देंगे बेटी बेटी निकाल के 100 रुपए देगा, जी लो अपनी जिंदगी। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, 100 में जी लेंगे। कहते बेटा 100 में से ना तो क्या करना है, 40 रुपए पूजा पे खर्च करने हैं। मैंने क्या किया, फोन लगाया, उसमें शर्मा जी की चोरी है पूजा। मैंने कहा पूजा हाँ आज चलो, मैं तुमको घुमा के लेकर आता हूँ। कहाँ चलेंगे? अरे चलेंगे कहीं, आइए चलते घूमते कहीं, लेकर चलता हूँ मैं तुम्हें बढ़िया तरीके से। मौसम बड़ा बढ़िया हो रहा था, बरसात हल्का बूंदाबांदी हो रही थी, और फिर बूंदाबांदी में बाइक निकाली मेरे भाई। अब इतना बढ़िया मौसम है तो बाइक निकालेंगे मेरे भाई, बाइक निकाली, बुलेट निकाली, बेटा पूजा को पीछे बैठाया और लेके। पिताजी ने बोला तो मेरे भाई दिक्कत क्या आ रही है, मोमोज खिलाए उसको, चाउमीन खिलाई, बर्गर खिलाया मेरे भाई, पेस्ट्री पेटी सब खिलाया, ठीक है? मस्त तरीके से आराम से वाला बुलेट चल रही है, और वो मेरे साथ बैठी है, मेरे भाई बातें चल रही है। और आशीष कैसे हो? मैंने कहा बढ़िया, और तुम कैसी हो? तो मैं भी बढ़िया, और बताओ? हाँ सब बढ़िया। तुम मेरे से ढंग से बात क्यों नहीं करते हो? क्या करूं यार, काम इतना रहता है। अच्छा अच्छा पढ़ रहे हो ना तुम? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो मेरे भाई, यही बातें बातें चल रही थी आराम से। फिर घर आने वाला तो चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, और हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना, और टेक केयर। हाँ तो ये एंड का जो टाइम होता है ना बेटा, वो जाने में थोड़ा ज्यादा देर होती है। बाय करना ना मतलब बड़ा टिपिकल टास्क होता है, जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में होते हो। हाँ ठीक है ओके बाय बाय, हाँ बाय 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 बाय, हाँ ठीक है बाय बाय, ओके ओके ओके, मतलब समझ रहे मेरे भाई? तो पूरा ये मामला हो गया। मैं घर पहुंचा मेरे दोस्त, घर पहुंचा, जैसे पिताजी बैठे हुए थे, तो पिताजी कहते बेटा क्या किया आज? मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे। मैंने कहा पापा आपने बोला था कि 40 रुपए पूजा पे खर्च करने, मैंने बेटा 40 रुपए पूजा पे खर्च कर दिए, समझ लो। अब पिताजी कहते हैं कि कौन सी पूजा पे खर्च किए? मैं भी मंदिर गया था, मंदिर तो सुना पड़ा हुआ है। मैंने कहा मंदिर सुना पड़ा हुआ है। मैंने कहा आपने पूजा के लिए बोला था ना, शर्मा जी की जो छोरी है, आपके जो मित्र शर्मा जी, उनकी जो बेटी है क्यूब सी, उस पे 40 रुपए खर्च करने थे। बेटा पिताजी उठे, कभी वो देखा है, कभी गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता उता जाता है, पिला जाता है, पैर वैर उसके ऊपर रख जाता है, तो उसकी आवाज निकलती है, पापा ने थप्पड़ सूता पहले तो, और फिर मेरे दिल 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 मेरी आवाज निकली, पापा मेरे से कह रहे थे कि बेटा भगवान की पूजा पे खर्च करने, और मैंने बेटा अपनी पूजा पे खर्च कर दिए। मतलब कहानी में से जो तात्पर्य वो निकल के आया कि बाप ने कहा बेटा सुन, पूजा पे भगवान की तरफ खर्च करना है, शर्मा जी की पूजा पे खर्च नहीं करना है। तेरी जीवन में प्रायोरिटी की, अगर मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा तो उसका 40% भगवान की पूजा पे खर्च करना है। मैं तुझे 200 रुपए दूंगा, उसका 40% भगवान की पूजा पे खर्च करना है। मैं तुझे 300 रुपए दूंगा, उसका 40% भगवान की पूजा पे खर्च करना है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? स्टिल बेटर स्क्रिप्ट देन बॉलीवुड। ए दिस इज अ रियल स्टोरी, ओके? मेरी ऐसी मेहनत को मेरे दोस्त, मेरी मोहब्बत को तुम ऐसे तार-तार नहीं कर सकते हो कि ये कोई स्क्रिप्ट है, स्टोरी है। दिस इज नॉट अ स्टोरी, ठीक है? मैं जानता हूं कैसा वक्त मैंने बताया, तुम थोड़ी जानते हो। फोकस करो इस पे, ठीक है? कंटेंट के लिए मैं अपने उदाहरण तुम्हारे सामने रखा हूं, तो मजाक बना रहे हो मेरा? यहां पर देखो, देखो कहानी का मतलब समझना। पिताजी कुछ पैसे खर्च करने के लिए कह रहे हैं आशीष से। आशीष इज रेडी, ओके? लेकिन आशीष को वो बोल रहे हैं कि बेटा आशीष इसमें से ना तुझे 40% किसी स्पेसिफिक जगह पे खर्च करना है, और वो स्पेसिफिक जगह क्या है मेरे भाई? भगवान की पूजा। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? समझ में आ रही है? ये बताओ, क्लियर हो रही बात? मैं जो बोल रहा हूं ना, उसके पीछे का ट्रैक समझना। मतलब पिताजी बोल रहे हैं आशीष से बेटा आशीष जाओ, आशीष जा रहा है खर्च करने के लिए। वो बोल रहे हैं आशीष जो तू खर्च करने के लिए जा रहा है ना, उसमें से 40% तुझे स्पेसिफिक एरिया में खर्च करना है, भगवान की पूजा पे खर्च करना है। बात समझ रहे हो? मतलब पिताजी ने बोला कि तू 100 रुपए में से 40% की जो तेरी प्रायोरिटी है वो भगवान की पूजा है, बाकी तू 60% कहीं पर खर्च कर, तू शर्मा जी की पूजा पे कर, वर्मा जी की पूजा पे कर मेरे भाई, या गुप्ता जी की पूजा पे कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट 40% तुझे भगवान की पूजा पे खर्च करना पड़ेगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है मेरे भाई? हाँ या ना? प्रायोरिटी क्या? भगवान की पूजा, ठीक है? भगवान की पूजा। इसी तरीके से यहां पर आरबीआई, आरबीआई यानी बाप, बैंक यानी कि आशीष, ओके? तो आरबीआई बैंक को बोल रहा है कि तू जो भी लोन देगा, तू जो भी लोन देगा, उस लोन का 40% तुझे स्पेसिफिक सेक्टर में देना पड़ेगा। वो 8 स्पेसिफिक सेक्टर है, इसीलिए बोला जाता है प्रायोरिटी सेक्टर, ओके? इन सेक्टर्स को नाम दिया गया प्रायोरिटी सेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक को बोला है कि जो तू लोन देगा, उस लोन का 40% तेरे को देना पड़ेगा स्पेसिफिक सेक्टर में। बात समझ में आ रही है? किसमें मेरे भाई? स्पेसिफिक सेक्टर में। और वो स्पेसिफिक सेक्टर कितने? 8 सेक्टर है, और इन्हीं को नाम दिया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर। और प्रायोरिटी सेक्टर को दिया क्या है? लोन, लोन यानी लैंडिंग, बेसिकली बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आई? हाँ प्रथम पढ़ लो बेटा। ना हो सकने वाली पूजा भाभी बेस्ट है सर। हाँ ठीक है बेटा, सही है, बढ़िया। ये काल्पनिक कैरेक्टर, असली जिंदगी में मोनिका भाभी से ज्यादा तुम्हारी कोई बस नहीं है, ठीक है? वृंदावन में रहना, राधे राधे कहना, ठीक है? इस पे फोकस करो, समझ में आया? अब आप कहोगे सर ये 8 स्पेसिफिक सेक्टर कौन से हैं? मन में आ रहा है?
इन 8 सेक्टर को मैं क्या नाम दूं, वॉरियर मेरे वॉरियर 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 मेरे वॉरियर, इन 8 सेक्टर को मैं क्या नाम दूं, वॉरियर मेरे वॉरियर 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 मेरे वॉरियर, फटाफट बताओ, इन 8 सेक्टर को मैं क्या नाम दूं, वॉरियर मेरे वॉरियर वॉरियर, फटाफट बताओ वॉरियर, अरे वॉरियर बताओ जल्दी, इन 8 सेक्टर को मैं क्या नाम दूं। इनको नाम देंगे हम लोग, देखो ऐसे, एच से हाउसिंग, आर से रिन्यूएबल एनर्जी। तो बेटा तुम्हारे भाई की जिंदगी में पूजा के बाद सीमा भी आई थी, कौन आई थी बेटा, सीमा भी आई थी, ध्यान रखना। सुनिए, मैं फिर से मेरे दोस्त टक्कर खा गया, मेरे मोहल्ले में एक बार फिर से ऐश्वर्या आई, तो तुम्हारे भाई की जिंदगी में मेरे भाई पूजा भी थी, पूजा के जाने के बाद मेरे भाई सीमा भी आई, समझ रहे हो। सीमा जो थी बेटा वो एचआर में जॉब करती थी, काय में जॉब करती थी, एचआर में। तो याद रखना एचआर सीमा, याद रखना बेटा एचआर सीमा। तो एच फॉर हाउसिंग, आर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, एस फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंस, एम फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ए फॉर एग्रीकल्चर, ओ अलग से लिख लेना अदर्स, कोई दिक्कत। वो रात अपन 2 बजे तक पिया, हाँ बेटा वही 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 वही, ठीक है बेटा, अपन पानी पिया, समझ में आ रहा है इतने को दिक्कत। अब देखो ये सेक्टर में दिखाता हूं, पहले इनसे मिल लो, फटाफट इनको याद कर लो। को मतलब अदर, और भी आई, ठीक है, ठीक है भाई, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इतने में कोई दिक्कत, पहले पढ़ो से। एच फॉर हाउसिंग, आर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, एस फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंस, एम फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, ए फॉर एग्रीकल्चर, ओके। अदर में क्या आता है, अदर में मेरे भाई पता नहीं क्या आता है, अभी मैं मेरे को पढ़ के नहीं आया इतना, ठीक है, मैं जितना पढ़ के आऊं उतना पढ़ाऊंगा तुम्हें, कल पढ़ के आऊंगा दूसरा वाला, फिर वो बताऊंगा, अभी इतना पढ़ के आऊं उतना बताऊंगा, ठीक है। पहले प्रायोरिटी सेक्टर की डेफिनेशन पढ़ो, इसको पढ़ो। सर सीमा बेस्ट याद करने की, कैसे बात करते हो तुम लोग, ना होने वाली तुम्हारी भाभी है, तो ऐसे बोलो, ना होने वाली भाभी बहुत अच्छी है, उनकी वजह से हमें याद हो रहा है, पूजा, सीमा, अदर, ठीक है। अब जरा समझते हैं, इसको डिकोड करते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब है ये एक इंपॉर्टेंट रोल है, ओके, इट इज अ इंपॉर्टेंट रोल व्हिच इज गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। भाई कौन देगा, आरबीआई नहीं तो बैंक को बोला है, ओके, व्हिच इज गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बैंक। ये किन के लिए मेरे भाई, बैंक के लिए। भाई ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रूल है ये किसके लिए, ये बैंक के लिए है। किसने दिया है, आरबीआई ने दिया है। किसने दिया मेरे भाई, आरबीआई ने दिया, क्लियर है। किस चीज के लिए दिया है, फॉर प्रोवाइडिंग स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ बैंक लैंडिंग, जो बैंक लोन दे रहा है उसका स्पेसिफाइड पोर्शन, कुछ केस में 40%, कुछ केस में 75%। तो ये कह रहा है कि पीएसएल एक इंपॉर्टेंट रोल है जो कि आरबीआई ने मेरे दोस्त बैंक को दिया है, ओके। किस चीज के लिए, ये जो लोन है उसका स्पेसिफिक पोर्शन जो है यानी कि 40% या जो 75% है वो उनको फ्यू स्पेसिफिक सेक्टर में देना है। अब ये जो फ्यू स्पेसिफिक सेक्टर है मेरे भाई, इन्हीं को मैंने नाम दिया है एचआर सीमा, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर एंड अदर्स, ओके, क्लियर है, डन। कोई दिक्कत, इसका मतलब क्या है, देखो समझना ध्यान से। ऐसा करने के पीछे का रीजन क्या है, मैं तुम्हें कहानी बताता हूं। आप में से कितने ऐसे लोग जो बेटा बीच के हैं, फटाफट बताइए। जैसे मैं बीच का हूं मेरे भाई, आप में से कितने ऐसे लोग जो बीच के हैं, बीच के मतलब समझते हो, अदरवाइज मत ले जाना मेरे भाई। इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, आप बीच में हो मेरे भाई, ठीक है। मतलब हमारी मम्मी पापा ने लंबी पारी खेली है बेटा, मतलब हमारे घर में तो 4 हैं, ठीक है, हमारी 2 बहनें पड़ी हैं, हम तीसरे नंबर के, और हमारा से एक छोटा भाई मेरे भाई चौथे नंबर का, ठीक है, समझ रहे हो। तो जो मिडिल चाइल्ड है, आपको पता है या तो बड़े वाले की तवज्जो या तो छोटे वाले की तवज्जो है, ठीक है, ऐसा है कि नहीं है, या तो बड़े वाले का सम्मान होता है घर में, या तो छोटे वाले का सम्मान होता है। ये बीच वाले तो मेरे भाई बस मैं बोल नहीं सकता, बस ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा है कि नहीं। या तो जो ज्यादा कुछ होगा, छोटा भाई है छोटी बहन है, ध्यान नहीं रख सकता उसका, घर में कुछ आ रहा है, छोटा भाई है छोटी बहन है, उसको नहीं देखा, ठीक है दे दिया। कैसा भाई है तू, बड़ी बहन है बड़ा भाई है, उसको नहीं दे सकता, मतलब क्या मतलब अपन हाथ बांध के खड़े होने के लिए पैदा हुए क्या, मतलब छोटा या तो बड़ा, ऐसा है कि नहीं मेरे दोस्त, ऐसा है। अब देखो तो मैं समझाता हूँ ध्यान से। एक दिन की बात थी, पिताजी ऐसे बैठे हुए मेरे दोस्त, और एक पड़ोस की आंटी आ गई खूबसूरत सी, ठीक है। अब पिताजी को ये नहीं पता किचन में सामान है कि नहीं, लेकिन पिताजी तो आवाज जरूर लगाएंगे, बेटा आशीष आंटी के लिए काम करो, कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ, गर्मी बहुत है। पिताजी को ये नहीं पता कोल्ड ड्रिंक है नहीं, लेकिन उनकी आदत तुम्हारी अभी होता है, पिताजी वहीं बैठ के लगाते बेटा ये लेके आ जाओ, हमारे पिताजी ने लगाई आंटी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ, ठीक है। आशीष दौड़े दौड़े पहुंचे, आंटी के लिए कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाए और आंटी को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, ठीक है। थोड़ी देर बाद पिताजी की फरमाइश आंटी की बिहाफ पे बहुत तेज बढ़ती है, मतलब हमारे पिताजी थोड़ी देर के लिए जेठालाल बन गए थे और बबीता जी घर पे आई हुई थी, समझ रहे मेरे दोस्त। तो फिर आंटी के लिए नमकीन लेकर आओ, चलो ठीक है, आंटी के लिए बिस्कुट लेकर आओ, ठीक है मेरे भाई, मतलब आंटी की बेटा पूरी पूरी मतलब खातिरदारी चल रही है। अब जब आंटी जाने के लिए उनको आशीष को फील हुआ कि चलो ठीक है आंटी का सम्मान किया है, तो होता नहीं जब जाते हैं तो पिता देके जाते हैं, तो उस टाइम पर आंटी को हम लोगों की शकल में रामू काका दिखते थे, ठीक है, रामू काका समझते हो मेरे भाई, तो उनको लगा आशीष रामू काका है, तो उन्होंने या तो बड़े को बुलाते थे, बड़ी बेटी का है, बड़ा बेटा का है, छोटी बेटी का, छोटा बेटा का है, मतलब सेवा हमने की, ठीक है। हमने आपको मेरे भाई कोल्ड ड्रिंक लाई, हमने आपको नमकीन खिलाया, हमने आपको बिस्कुट खिलाए, ठीक है, लेकिन आपने जब बात आई सम्मान करने की तो किसको सम्मान करो, बड़े को या छोटे को, मतलब क्या मतलब है, ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। ऐसा गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब शकल से रामू काका दिखा देगा मेरे भाई को, गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ तुम बस मेरे को, गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मिस्टर यार क्राइंग कॉर्नर रियलिटी है, देखो बच्चे लिंक कर पा रहे हो तुम लोग, ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता। पापा लोग देखो मैन विल बी मैन, ओके। और दूसरी चीज है पिताजी लोग ना पूछते नहीं है घर में क्या है क्या नहीं है, वहीं सवाल लगा के शुरू हो जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अब देखो दोस्त है क्या ना, कितना भी मेरे दोस्त पिताजी अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट तो माई है, ठीक है। अब माँ यहाँ बैठी हुई थी, उनको देखना आजा बताती हूँ समझ समझ मेरे भाई बड़ा बीच वाले को परेशान करने पे लगे हुए हैं। तो माता जी ने बोला कि अब से एक काम होगा कि जो भी बबीता जी लेकर जाएंगी, या एक बबीता जी दो बबीता जी जब भी आएंगी, जब भी मेरे भाई घर पे बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएंगी, तो उनमें से जो बेटा पिछड़े हुए बच्चे हैं, समझ रहे हो, जो पिछड़े हुए बच्चे हैं ना मेरे भाई, दूसरे नंबर के और तीसरे नंबर के, उन बच्चों को पहले दिया जाएगा, और जो मेरे दोस्त संपूर्ण है उनको मेरे भाई बाद में दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि चारों बच्चों का विकास पूर्ण रूप से हो पाएगा, चारों बच्चों में तो चीजें बराबर बराबर वितरित हो पाएंगी। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना, बात क्लियर हो रही है, ऑल ओके। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो पीछे वाले क्षेत्र हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी है मेरे दोस्त, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट फाइनेंस है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एग्रीकल्चर, अदर्स है, इन सभी को भी हमें ग्रो करना है। नहीं तो बैंक क्या करेगा मेरे दोस्त, जो पूंजीपति लोग होंगे उन्हीं को लोन देता रहेगा, जो बड़े बड़े लोग होंगे उनको पैसा देता रहेगा, लेकिन हाँ जिनको हाउसिंग के लिए चाहिए, जिनको एजुकेशन लोन चाहिए, जिनको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, एक किसान वर्ग को पैसा चाहिए, उनको पैसा आसानी से मिल नहीं रहा। तो कह रहे कि जो क्षेत्र डेवलप होने चाहिए देश की, हमें ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर चलना है, देश का हमें संपूर्ण विकास करना है ना, किसी एक क्षेत्र या दो क्षेत्र या तीन क्षेत्र के आधार पर तो हम नहीं कह सकते कि हमारे देश का विकास हो रहा है। तो चीजों को बेहतर तरीके से लेकर चलने के लिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रायोरिटी इन एरियाज को पहले दी जाएगी, बाद में इन एरियाज को प्रायोरिटी दी जाएगी। बात क्लियर हो रही है,
बात क्लियर है मेरे भाई? तो देखो पढ़ो से, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रूल एक इंपॉर्टेंट रूल है जो आरबीआई ने बैंक को दिया, बोला कि जो भी तुम लोन दोगे, ओके, उस लोन का एक निश्चित प्रतिशत यानी 40% या फिर 75% आपको उन सेक्टर को देना पड़ेगा। कौन से सेक्टर को? स्पेसिफिक सेक्टर को, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एग्रीकल्चर, अदर्स। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत मेरे दोस्त? This is meant for all round development of economy apart from only focusing on a financial sector. पीएसएल सब बैंक के लिए एप्लीकेबल है क्या? हाँ जी। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ाया था, जरा उसके नोट्स निकालना, एक मिनट नोट्स निकालो, उसमें कुछ 75% वाली लाइन लिखाई थी मैंने, याद आ रही हो? कुछ 75% वाली लाइन लिखाई थी मैंने। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो। कल मेरी क्लास नहीं, परसों मेरी क्लास नहीं है, तो 2 दिन आपका लीव रहेगा, ले रहता है जैसे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो कोशिश करना 2 दिन में बैकलॉग कंप्लीट कर लो, ओके? कुछ याद आ रहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक इंपॉर्टेंट रोल है जो कि आरबीआई बैंक को देता है। बैंक में स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी दिया गया, बोला गया कि आपको कितना लोन प्रायोरिटी सेक्टर में देना है, 75%। याद आ रहा है? कल वाला जो पढ़ाए हैं वो पीडीएफ में है ही नहीं, अपलोड करा दिया, ओके हो जाएगा बेटा, समझ ले यार, इधर दिमाग लगा ले। अभी रट्टा मार लो बोले थे, अरे मेरे दोस्त मैंने वो नहीं बोला था रट्टा मारने के लिए, मैंने पेड़ का कैपिटल को बोला था। मैं जब स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ा था मैंने बोला था रट्टा मार लो कि 75% है उनको देना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर को, ऐसा बोला था मेरे भाई। अब समझ में प्रायोरिटी सेक्टर कौन से हैं? अब समझ में प्रायोरिटी सेक्टर कौन से मेरे दोस्त? तो अब मैं तुम्हें एक डायग्राम पढ़ाने जा रहा हूं, उसको जरा देखना। श्री राधे श्री राधे। इसे पढ़िए। एएनबीसी बेटा थोड़ा ठंडक पालो ना, रुक जाओ, अभी पहले इसको सुन पढ़ तो लो, रीड तो कर लो, फिर मैं बताता हूं क्या क्या है। ध्यान से सुनना। बैंक इन्होंने बोला शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, इनको प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। इनका जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल टारगेट है वो 40% है, ओके। जो आरआरबी है रीजनल रूरल बैंक, इनका टारगेट है 75%, ओके। रिमेनिंग का क्या कहां गया? अरे दादा, पापा ने बोला था 40% पूजा पे खर्च करना है, बाकी का 60% सीमा पे करो या कहीं पे खर्च करो, ऐसा पापा ने नहीं बोला। 40% की बात हो रही है, उस पे कम से कम इतना, अब ज्यादा भी खर्च कर सकते हो। आरआरबी बेटा 75%, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक 75% एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 75%। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सर नहीं समझ आ रहा, अच्छा चलो ठीक है। ये बैंक है, ये डिसाइड किया है कि इसको लोन देना है 100 करोड़, पूरे फाइनेंशियल ईयर में इसको लोन कितना देना बेटा? 100 करोड़। तो आरबीआई कहता है कि तू पूरे साल में जो लोन देगा 100 करोड़, उसका 40% तो तेरे को देना पड़ेगा, 40 करोड़ प्रायोरिटी सेक्टर में। यहां पर आरआरबी को 75 करोड़ देना पड़ेगा मेरे भाई प्रायोरिटी सेक्टर में, स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75 करोड़ देना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर में, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी 75 करोड़ देना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर में। आप समझ में आया? इसी लोन अमाउंट को बोलते हैं हम लोग एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, या इन शॉर्ट एएनबीसी, ओके। आई एम वर्किंग इन एचडीएफसी बैंक, नोट्स बनाने की जरूरत है बेटा? बिल्कुल जरूरत है, बैंक में काम करने से किसने बोला कि नोट्स की जरूरत नहीं है? फाइनेंशियल अवेयरनेस के बनाओ, करंट अफेयर्स के मत बनाओ, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो बैंक है मेरे दोस्त, उनको बैंक है वो जो लोन देंगे, ओके, उस लोन अमाउंट का हो सकता है 100 करोड़, ये मैंने माना है, ठीक है, माना। ये हो सकता है 100 करोड़, ये हो सकता है 200 करोड़, हो सकता है 400 करोड़, हो सकता है 700 करोड़, ओके, क्लियर है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए बोला 40%। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में उन्होंने एक्सक्लूड किया था, एक्सक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। बात समझ आ रही है? आरआरबी के लिए उन्होंने स्पेसिफिक लिमिट 75% रखी, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75% और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए 75%। कोई दिक्कत? 40% क्यों सर? बेटा आरबीआई से पूछो, मुझसे मत पूछो, आरबीआई ने डिसाइड किया 40%, ठीक है। आप आरबीआई से पूछो मेरे दोस्त, ये मैं कैसे बताऊं कि क्यों परसेंटेज डिसाइड किया 75%, 75%, 75%, ये उनसे पूछना है, ठीक है। ये फिक्स है, ये फिक्स है, प्रतिशत फिक्स है मेरे दोस्त, ये परसेंटेज फिक्स है। देखो स्टार्ट को दोबारा से पढ़ना, इस स्टार्ट को दोबारा से पढ़ो, सिर्फ पहली वाली और दूसरी लाइन पढ़ो। डन। बात एक ही, सुधांशु यहां से कंटिन्यू कर लो, वहां से कर लो, ठीक है। अभी परसेंटेज करा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में आगे कराऊंगा, अभी के लिए दूसरा टॉपिक लेके चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें घुसने का मतलब है पूरा 1 सवा 1.5 घंटा देना। हमें समझना है यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, इसको और समझते हैं। 1 जुलाई 2020 से एमएसएमई की डेफिनेशन आई है, और इन्होंने बोला है कि भाई किसी भी संस्था को हम लोग माइक्रो कब कहेंगे, स्मॉल कब कहेंगे, और मीडियम कब कहेंगे। माइक्रो कब कहेंगे, स्मॉल कब कहेंगे, और मीडियम कब कहेंगे। कोई भी संस्था माइक्रो कब है, स्मॉल कब है, और मीडियम कब है, ओके। दो चीजें यहाँ पर इन्होंने कही हैं, एक है मेरे भाई एनुअल टर्नओवर, और एक इन्वेस्टमेंट, और एक टर्नओवर, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट और एक मेरे भाई टर्नओवर, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट और एक टर्नओवर, ठीक है।
कोई कंपनी बनी है, कोई फर्म है, वो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, ये कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट एंड से जुड़ा। एंड से जोड़ने का मतलब होता है ये कंडीशन भी क्वालीफाई करनी है, ये कंडीशन भी क्वालीफाई करनी है। अगर और से जुड़ा होता है या तो ये कंडीशन क्वालीफाई करो, ठीक है, और से जोड़ते तो एक कंडीशन, लेकिन अगर आप एंड से जोड़ रहे हो तो इसका मतलब आपको दोनों कंडीशन यहां पर क्वालीफाई करनी पड़ेंगी। बात क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है? जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है, अप टू 1 करोड़, एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। 1 करोड़ तक अगर इन्वेस्टमेंट और 1 करोड़ 5 करोड़ तक टर्नओवर है तो मेरे दोस्त ये आपकी माइक्रो कहलाती है। अगर यही इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़ तक हो जाता है और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक हो जाता है मेरे भाई, टर्नओवर 50 करोड़ तक, तो ये आपकी स्मॉल कहलाती है। यही इन्वेस्टमेंट अगर आपका 50 करोड़ तक हो जाता है और टर्नओवर मेरे दोस्त आपका 250 करोड़ रुपए तक रहता है, तो ये कहलाती है आपकी मीडियम एंटरप्राइज। व्हाट इज टर्नओवर? ओके, टर्नओवर ये है कि वॉरियर बैच की बात करें, ओके, एक वॉरियर बैच की प्राइस है 1496, ओके, 1496 अगर 1000 एडमिशन हुए मेरे दोस्त, तो टोटल इस पर टर्नओवर कितना बैठा? 14,96,000। इस पर टोटल टर्नओवर कितना बैठा मेरे भाई? 14,96,000। टर्नओवर मतलब होता है टोटल सेल। अब इसमें प्रॉफिट नहीं निकाला, प्रॉफिट नहीं निकाला, टोटल टर्नओवर का मतलब होता है टर्नओवर का टोटल सेल। कुल मेरे दोस्त कितनी सेल हुई है, ओके, टोटल सेल कितनी हुई है। अब इसमें से हमने मान लिया कि हमारे खर्चे हैं मेरे दोस्त, मानकर चलिए 12,96,000 के हमारे खर्चे हैं, तो प्रॉफिट कितना निकल कर आया? 2 लाख रुपए। बात समझ में आई? बात समझ में आई मेरे भाई? बात क्लियर हुई? फैकल्टी के खर्चे, कंटेंट राइटर के खर्चे मेरे दोस्त, सॉफ्टवेयर के खर्चे, इन सारी चीजें जोड़ जाते हैं मेरे दोस्त, खर्चा हुआ 12,96,000, तो ये हो गया 2 लाख मेरे दोस्त, ये क्या हुआ? टर्नओवर, ये हो गया प्रॉफिट। ओके, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टर्नओवर की, ठीक है, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। कोई संस्था माइक्रो तब कहलाएगी जब उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है और टर्नओवर 5 करोड़ तक है। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक ये है, 1 10 50 याद रख लो और उसका 5 गुना कर दो, ठीक है, 1 10 1 का 5 गुना 5, 10 का 5 गुना 50, 50 का 5 गुना 250। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है भाइयों? यहाँ तक क्लियर है? ऑल डन? सारे सेक्टर क्लियर है? कौन कौन से सेक्टर हमारे? ओके, ऑटो सेक्टर क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? और ओके, अब आराम से इसका रिवीजन करना, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करूंगा, उसमें एक्सप्लेन करूंगा आगे का। नेक्स्ट क्लास हमारी लगभग 1.5 घंटे के आसपास होगी, क्योंकि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे, ओके, क्योंकि एक चीज को करेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी मैं आधा कवर करता, आधा बाद में कवर करता, समझ में नहीं आता। अभी इतना पार्ट समझो, इतने पार्ट को रिवाइज करना, प्रॉपर याद करना, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, यानी मंडे को मेरे भाई उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है, डन। छोड़ दो सर, हाँ बात करनी होगी ना, मैसेज आ रहा होगा मेरे भाई, समझ रहा हूँ, भूख लग रही है किसी को, समझ रहा हूँ मेरे भाई, कितने भूखे और कितने प्यासे हो। झूठ बोलते हो आप, कहीं नहीं लेते 1.5 मिनट की क्लास, 1.5 मिनट की क्लास नहीं लेता बेटा मैं, 1.5 मिनट से ज्यादा लेता हूँ 1.5 मिनट की क्लास। तो एक बात समझो, मैं 4 घंटे पढ़ाऊँ और मैं तुम्हें 1 घंटे पढ़ाऊँ, मायने नहीं रखता कि जितना पढ़ाऊँ उतना समझ में आना चाहिए, ठीक है, आपको सारी चीजें लेके चलनी है और मुझे आपको लेके चलना है, समझ रहे हो? मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है 2 घंटे क्लास लेके मैं कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकता हूं, बट मुझे मजा आता है पढ़ाने में और मुझे ना खत्म नहीं करना, ठीक है। मेरी क्लासेस आपको 30 मिनट तो 35 भी जाएंगी, लेकिन मैं आराम से पढ़ाऊंगा, आप आराम से तसल्ली से नोट्स बनाइए, याद करिए। अगर मेरे पढ़ाने में कमी लगे आपको या मेरे समझाने में कमी लगे तब आप कंप्लेन करना, 1 मिनट घंटों के आधार पर मत सोचना, ठीक है, क्लियर है? बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों, और खुश रहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करिए, ओके, जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए दवाई ली जाए, कभी कभी चेहरे की मुस्कुराहट भी मेरे दोस्त बहुत दर्द को, बहुत गमों को कम कर देती है, ठीक है, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, खुश रहिए, ओके, बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग। इस वजह से मेरे को सुबह का अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ा था, ओके। बाकी कंटेंट वाइज तो मैं किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। तुम लोग मल्टीपल इंटरव्यूज मेरे सेशंस देख रहे होगे, उसमें बच्चे कॉमन बात बोल रहे हैं कि वॉरियर चाहे हम साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, वॉरियर करने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है, ओके। हैंड रिटन के लिए पागल है वो, पागल क्यों हैंड रिटन के लिए ये नहीं समझ में आ रहा। हैंड रिटन तो एक आप लोगों ने एड ऑन फीचर दिया है ना, और वो मैं दूंगा, ठीक है, वो उसके क्या है, इन लोगों ने बनाए हैं वो तितर बितर करके डाल दिए हैं, और मैं चारों तरफ से ऑर्डर में दे रहा हूं। मैं कुछ दिन से बिजी चल रहा हूं, कल पार्टी में होता, बट मैं कोशिश करता हूं आपको 1 2 दिन में मेरे हैंड रिटन नोट्स दे दूं। बट मेरा तो सजेशन ये है कि हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाओ तो ज्यादा बढ़िया है, किसी दूसरे ने लिखा तुम अपने नोट्स लिखो तो और बढ़िया मेरे भाई। चलो आप समझते हैं, नाबार्ड पीएसएल में हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, पीएसएल में टोटल कितने सेक्टर है? हम लोगों ने प्रायोरिटी सेक्टर देखे थे, तो हमारे टोटल मिलाकर 10 सेक्टर है मेरे भाई, टोटल मिलाकर 10 सेक्टर है, ये सुनो, टोटल मिलाकर 10 सेक्टर है, 8 है, कितने टोटल सेक्टर? 8 सेक्टर है। अच्छा 10 नहीं, माफ करना मेरे को, उसमें थोड़ा कम याद है, 8 है। 8 कौन कौन से मेरे भाई? पहले मेरी जिंदगी में पूजा आई, फिर पूजा के बाद मेरे भाई सीमा आई, अब मेरी जिंदगी में एक ही है और वो सिर्फ मोनिका, मोनिका और मोनिका, ओके। तो सीमा से हमने याद रखा था, ये काल्पनिक कैरेक्टर है, बीवी काल्पनिक कैरेक्टर है, तो ये ठीक है, बीवी मायके से आ गई है, पूछ रही है ये कौन है, ये कौन है, तो मेरे भाई एचआर सीमा, ठीक है, एचआर सीमा मतलब हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एग्रीकल्चर और अदर्स, क्लियर है? वो तारी गलती हो गई, ठीक है भाई, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एग्रीकल्चर, अदर्स, क्लियर? कोई दिक्कत? क्लियर भाई? क्लियर इतना? डन, ओके। अच्छा एक बात बताओ, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को अपने लोन का प्रायोरिटी सेक्टर में कितना देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा मेरे भाई? अपने लोन बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर में कितना देना पड़ेगा बताइए? 40%, वेल डन। कितना देना पड़ेगा? 40%। इस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कितना देना पड़ेगा? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कितना देना पड़ेगा मेरे भाई? 75%, बहुत बढ़िया। वाह, इनके लिए मेरे भाई तोपों की सलामी और मेरी तरफ से तालियां तालियां तालियां। ए भाई, यहां पर भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, यहां भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। मैंने क्वेश्चन रिपीट किया, तुमने परसेंटेज बदल दिए हैं। मैंने क्वेश्चन रिपीट किया, तुमने परसेंटेज बदल दिए। मतलब है बेटा कितना परसेंट देना पड़ेगा? 40% ही देना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान, फोकस फोकस मेरे भाई, फोकस, ओके। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मतलब तो एक ही है, 40% देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने 2 बार लिख दिया था मेरे भाई। स्मॉल फाइनेंस बैंक को कितना देना पड़ेगा? स्मॉल फाइनेंस बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को कितना देना पड़ेगा? 75%, बहुत बढ़िया। आरआरबी को कितना देना पड़ेगा? रीजनल रूरल बैंक को, रीजनल रूरल बैंक को कितना देना पड़ेगा? आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक 75%, ठीक है मेरे भाई। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कितना देना पड़ेगा मेरे भाई? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कितना देना पड़ेगा? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक,
40%, आप समझ गए, अब गुरु सब समझ गए हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक 40%, स्मॉल फाइनेंस बैंक 75%, आरआरबी 75% और मेरे दोस्त अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी 75%। क्या देना पड़ेगा सर? ये जो भी लोन पूरे साल में देंगे उसका 40%, उसका 75%, उसका 75%, इन सबको किसको देना पड़ेगा? प्रायोरिटी सेक्टर में। कौन से प्रायोरिटी सेक्टर? 8 प्रायोरिटी सेक्टर, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एग्रीकल्चर अदर्स। कोई दिक्कत? यहां तक कुछ समझ में नहीं आ रहा? एक पीडीएफ डालिए बेटा, आरबीआई का पूरी पीडीएफ अपलोडेड है, गवर्नमेंट स्कीम की सारी पीडीएफ अपलोडेड है, कौन सा पार्ट बाकी चल रहा है मेरे को नहीं पता। ये गवर्नमेंट स्कीम में सारी पीडीएफ लगा चुका हूं। ऑल ओके? ऑल ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाबार्ड किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था मेरे दोस्त? तो नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और आरआरबी की स्थापना हुई थी मेरे दोस्त वी शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ये तो दोनों चीजें बताऊंगी तुम लोगों को, ये दोनों चीजें तो बताऊंगी मेरे भाई, यस और नो? यस, क्लियर है सभी के? क्लियर है भाई? नो 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 नो, ये कर क्या रहे हो तुम लोग यार? मतलब मैं सही तो बोल रहा हूं कि जो आरआरबी की स्थापना नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई थी, नाबार्ड की स्थापना वी शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पे, नो 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 क्या कर रहे हो? ट्रैफिक कार्ड कमेटी थी, ट्रैफिक कार्ड कमेटी के अध्यक्ष थे वी शिवरामन साहब, उनकी अध्यक्षता में नाबार्ड की स्थापना हुई थी और आरआरबी की स्थापना हुई थी नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ऐसे ही तो है। जो आरआरबी होते हैं उसमें जो हिस्सेदारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की 15% होती है, स्टेट गवर्नमेंट की 35% होती है, और मेरे दोस्त जो आपका स्पॉन्सर बैंक होता है उसकी 50% रहती है। यही रहता है, ठीक है? यही रहता है मेरे भाई, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी 15%, स्टेट गवर्नमेंट 35% और स्पॉन्सर बैंक है उसको 50% रहता है। क्या कर रहे हो यार तुम आज? मतलब है गुस्सा दिला रहे हो, नो 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 करे जा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? ये मजाक चल रहा है? मजाक चल रहा है? क्या मैंने गलत बोला? बताना मैंने क्या गलत बोला? और मैंने क्या गलत लिखा? एक बच्चा ने बोल दे सेंट्रल गवर्नमेंट 50% होता है, स्टेट गवर्नमेंट 15% होता है, स्पॉन्सर बैंक 35% होता है। क्या गलत लिखा है मैंने? कहां गलत लिखा है? बताना जरा, कहीं पर गलत लिखा हुआ है? नो 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 कर रहे हो। मैं रट के आया हूं मेरे भाई, एक चीज रट के आया हूं मैं। मोनिका मेरा रिवीजन कराती बोलो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डब्ल्यू फॉर वॉरियर। समझ रहे हो? तो वॉरियर में मेरे भाई कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% स्टेट गवर्नमेंट और मेरे भाई 35% स्पॉन्सर बैंक। क्लियर है? जो पहला बैंक है बेटा, पहला बैंक कौन सा था? पहला बैंक कौन सा था आरआरबी में? मजाक कर रहे हो हमारे साथ? मैं क्या मजाक करूंगा? जिंदगी हमारे साथ मजाक करती है। आप इधर फोकस करिए, ज्ञान मत दीजिए, ठीक है? बहुत पहले जाएंगे। इधर देखिए बेटा, आरआरबी पहला कौन सा था? प्रथमा। ओके, प्रथमा बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। जब इनिशियली 5 आरआरबी बने थे, कौन-कौन से 5 आरआरबी बने थे मेरे भाई? आगरा, मथुरा, वृंदावन, मेरे भाई नूह, अल्दोका, ये 5 आरआरबी बने थे मेरे भाई। ये 5 आरआरबी बने थे क्या? कौन से बने थे? 5 आरआरबी कौन से बने थे शुरू में? कहां-कहां पर बने थे? 5 कहां बने थे? मैं गलत लिख दिया हूं, चलो ठीक है। मुरादाबाद में बना था, और मुरादाबाद में बना था, और मेरे भाई मुरादाबाद में मालदा, भिवाड़ी और मुरादाबाद, मालदा, भिवाड़ी, गोरखपुर, जयपुर। ये तो मेरे को देखना पड़ेगा, ये तो मुझे खुद याद नहीं है। मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवाड़ी, जयपुर, मालदा। यहाँ तो तुम बेटा एकदम गड़बड़ा दिए, ठीक है? तो अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना हुई थी। अच्छा यार दोस्त मेरे भाई, जो नाबार्ड है उसकी टोटल सब्सिडी कितनी है सर? 14 सब्सिडी है उसकी। टोटल कितनी सब्सिडी है बेटा? 14 सब्सिडी है, ऐसा है ना? टोटल 14 सब्सिडी है। ये 8 कहां से पैदा करती है मेरे भाई? एक दिन का गैप नहीं हुआ कि तुमने सब्सिडी पैदा कर दी। तो अरे वाह, ये कौन सी मशीन लाए हुए? एक सब्सिडी एक दिन में बेटा 7 सब्सिडी है। कौन-कौन सी है? नव समृद्धि, नैपकॉन्स, नैपफिन्स, और बताइए मेरे भाई। नव समृद्धि, नैपकॉन्स, नैपफिन्स, यार ये तो मुझे भी याद नहीं है, देखने पड़ेंगे। ठीक है, कौन-कौन से साथ हैं यहाँ पर? नव किसान, नव समृद्धि, नैपफिन, नैप फाउंडेशन, नैपकॉन्स, नैप वेंचर, नव संरक्षण ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऑल ओके? ऑल ओके? मजा आ रहा है बेटा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, 1982 में 12 जुलाई 1982 को मेरे भाई ये बना था, अपना नाबार्ड बना था। डन 100 करोड़ की कैपिटल से बना था। मार्च 2031 से 2022 तक 70 नाबार्ड में 70% कैपिटल इसकी भारत सरकार की। मेरा दिमाग घूम रहा है बेटा, ध्यान रखो, बहुत अनयूज रखना है मैं इसको, समझ रहे हो? ये वो चीज है जिसका कम से कम इस्तेमाल करिए, ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। कम से कम इस्तेमाल करिए, ठीक है? कम से कम इस्तेमाल करिए, जितना कम कर सकते हो उतना बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये हमारे 8 सेक्टर है। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी मेरे दोस्त, माइक्रो कौन सी होती है संस्था, स्मॉल कौन सी होती है, मीडियम कौन सी होती है? माइक्रो कौन सी, स्मॉल कौन सी, मीडियम कौन सी? जैसे मैं तुमसे बोलता हूं, ऐसे मोनिका मैम से भी बोलता हूं कि मोनिका ज्यादा दिमाग का यूज मत करो, कम से कम रखो। घर में दोनों तरह दिमाग यूज करेंगे, कुछ ही का तो एक चलो तो बगल में ही ना, मैंने कहा तो तपड़ी काट लो यार। 1 10 50 1 10 50 1 10 50 1 10 50 1 10 50 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 50 1 10 50 1 10 50 1 गुणा 5 5 10 गुणा 5 50 50 गुणा 5 250, ठीक है? अब इसमें लगा दो करोड़, ठीक है? 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ 250 करोड़। इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ टर्नओवर 5 करोड़ तक है माइक्रो, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ टर्नओवर 50 करोड़ है स्मॉल, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ टर्नओवर 250 करोड़ है भाई मीडियम। माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम। कोई दिक्कत? पढ़ाती दुनिया बेटा, मैं तुम्हें याद करा दूंगा, टेंशन ना लो। कांसेप्ट यहां से सेट करूंगा और यहीं पर बिठा दूंगा, ठीक है? उठेगा नहीं। ठीक है मेरे भाई? 1 10 50 1 10 50 1 10 50 1 10 50, ठीक है? एक्चुअली हम लोग जब स्कूल में जाते थे ना, तो सरस्वती विद्या मंदिर में हमारे को लेने के लिए बस आती थी। तो कुछ होते नहीं है, तो भाई एक शब्द बोलूंगा, हर स्कूल में हरामी टाइप के लोग होते हैं, ठीक है? हमारी बस में भी था, एक शुभम सोनी नाम का लड़का था, तो पीछे बैठा सीट पे, वो कहता था, एक जगह हमारे यहाँ पर दीवानी, ठीक है? सवारी में देखते कहता था, हल्की हो या भारी 2 रुपए सवारी, चलो दीवानी चलो दीवानी चलो दीवानी। समझ रहे हो? बहुत गाली दी उसने, लेकिन मानता नहीं था, चलो दीवानी चलो दीवानी चलो दीवानी। दीवानी आगे में एक जगह, हल्की हो भारी 2 रुपए सवारी। तो भैया बेटा 1 10 50 1 10 50 1 10 50 1 गुणा 5 5 करोड़ 10 गुणा 5 50 करोड़ 50 गुणा 5 250 करोड़। क्लियर है भाइयों? डन? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ऑल ओके? ऑल ओके? कांसेप्ट क्लियर है? चीजें याद हो गई? किसी तरीके की दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, कहां है भैया गलियां? अरे दादा रास्ता का रह गया, अरे आजा आजा आजा। आ गया बेटा। अब जरा समझते हैं मेरे भाई, ये है अपने काम की चीज, सुपर डुपर मजा आने वाला है, ठीक है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ओके, एक्सेप्ट आरआरबी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दिक्कत? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा है। यहाँ एक लाइन लिखी हुई थी, फॉरेन ब्रांचेस विद 20 एंड ब्रांचेस विद अबव, ओके? तो दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? सर थोड़ा जूम करिए, ले मेरे भाई जूम। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट आरआरबी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनको छोड़कर कौन से इंक्लूड है? पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। मैं जो बात कर रहा हूं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट की, इनकी बात कर रहा हूं, सरकारी बैंक की, निजी बैंक की और उन फॉरेन बैंक की जिनकी ब्रांचेस 20 या 20 से ज्यादा है। कोई दिक्कत? रटना नहीं है, रीड करना है। यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई? यहां तक कोई दिक्कत? इनके लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल टारगेट है, इट इज 40%, ओके? इट इज 40%।
इस 40% में से एग्रीकल्चर के लिए 18%, कोई दिक्कत? माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% एंड वीकर सेक्शन के लिए 12%। एनी डाउट? एक बच्ची का इंटरव्यू लिया अभी, आज रिकॉर्ड किया था, और मैं आप जल्दी अपलोड होगा। उस बच्ची से इंटरव्यू में पीएसएल से क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट कितना होता है, उसमें एग्रीकल्चर के लिए कितना, सब कैटेगरी में कितने, सर ये क्वेश्चन पूछे। एक बार और चलो, शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन से बैंक को छोड़कर, आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़कर, ओके, इन दोनों को हम लोगों ने यहां पर एक्सेप्ट में लिख दिया है, एक्सेप्ट आरआरबी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट है, पीएसएल टारगेट है, वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, इनकी ब्रांचेस 20 या 20 से ज्यादा, उनके लिए कितना 40% है, 40%, ओके। इसमें भी इन्होंने क्या किया है कि जो एग्रीकल्चर है उसके लिए रखिए 18%, ओके, 18%, और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5%, एंड मेरे दोस्त वीकर सेक्शन के लिए 12%। ये वीकर सेक्शन क्या होता है बाद में पढ़ेंगे। सर नाबार्ड लोन देता नहीं, नाबार्ड जनरल पब्लिक को पैसा नहीं देता, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? 7.5% है वीकर सेक्शन के लिए। अरे भाई फिर दोबारा पढ़, अरे ताऊ देख इधर नहीं ढंग से। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए देखो, यहाँ माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन लिखा है 12%, एग्रीकल्चर के लिए 18%। आगे समझ में? पूछा बेटा, समझ में आ गया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आ रहा? तो ये बताओ, मतलब समझ में क्या कहना चाह रहा हूं कि यार देखो दोस्त है क्या, बैंक को बुलाया दिया कि 40% लोन प्रायोरिटी सेक्टर में देना है, बट 8 की 8 प्रायोरिटी सेक्टर में भी तुझे प्रायोरिटी देनी है, जो 8 सेक्टर है उनमें भी तेरे को प्रायोरिटी देनी है। एग्रीकल्चर के लिए उस 40% में से 18% रखेगा, कितना बचा मेरे भाई? 40% में से 18% एग्रीकल्चर के लिए रखेगा, बचा कितना? बचा कितना मेरे दोस्त? 22%, में से 12% देगा वीकर सेक्शन को, कितना बचा? 10%, 10% में से 7.5 चला जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस को, तो बचा कितना? 2.5%। अब 2.5% आप किसी को भी दो, मतलब समझ रहे हो, किसी भी सेक्टर को दो, बट हाँ मिनिमम आपको एग्रीकल्चर को आउट ऑफ 40 18%, माइक्रो एंटरप्राइज को 7.5 और वीकर सेक्शन को 12% देना होगा। 2.5 लेफ्ट है वो आप किसी को भी दीजिए, अगर जो भी सेक्टर है ठीक, किसी को भी दीजिए, बट एटलीस्ट कम से कम इनको इतना तो देना है, ज्यादा देना वो बढ़िया है, बट कम से कम इतना तो आपको देना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? ए भाया समझ में आया? ए भाया बता ना, आएगो? इतना नहीं दे पाए तो वो बेटा मैं भी पढ़ के नहीं आया, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है? जितना पढ़ गया उतना बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है? अभी जरा समझो ध्यान से, ठीक है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक है, इसमें आएंगे वो फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस लेस देन 20 है, ठीक है? जिनकी ब्रांचेस लेस देन 20 है, भाई मोर देन 20 वाले, 20 वाले तो इधर आ गए 40%, ठीक है? अब 20 से नीचे है तो पीएसएल टारगेट क्या है? इनके लिए भी 40% है। यहां तक कोई दिक्कत? गलत गलत मारवाड़ी बोल रहे हो? अरे ठीक है भाई, फीलिंग तो समझ में आ रही है ना भाई? वो ऐड नहीं देखा, वो एक आता है, भाया गोला है क्या, भाया बाल काटते हो क्या, तो वहां तो कुछ बोलते नहीं हो, भाई बोल रहा है तो कर रहे हो, ठीक है? इस पर फोकस करो अभी जरा। पीएसएल टारगेट 40%, ओके? अब इस पीएसएल टारगेट 40% में से हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखना। इस 40% में से इनका कहना है कि ये एग्रीकल्चर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइजेस का नहीं है, एडवांसेस कोई सब कैटेगरी नहीं है, ठीक है? अब जरा समझो, इसका ये कहना है कि इसमें आप अप टू 32% तो एक्सपोर्ट को देंगे और नॉट लेस देन 8% टू एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर। इसका मतलब समझ में आया? इनका कहना है कि वो फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस लेस देन 20 है उनका टारगेट है 40%, बट इसे 40% को भी इन्होंने तोड़ दिया। इन्होंने कहा अप टू 32% तो जाएगा एक्सपोर्ट को, टोटल भाई 8 सेक्टर है ना, तो स्पेसिफिक करके एक्सपोर्ट को 8%, एंड नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम नॉट लेस देन 8% ये जाएगा अदर प्रायोरिटी सेक्टर को, अदर प्रायोरिटी सेक्टर को। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एफबी क्या है? एफबी बेटा फेसबुक है। अगर फेसबुक में आपके 20 से कम फ्रेंड है तो आपका बेटा पीएसएल का टारगेट है 40%, और उसमें ये होगा कि अगर आपके 20 से कम फ्रेंड है तो आप 32% तक अपने दोस्तों को एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? क्लियर है? एफबी क्या है? इतनी देर से ऐसी तैसी करा रहा हूं, फॉरेन बैंक है मेरे भाई। एफबी क्या है? फॉरेन बैंक है, मजाक चल रहा है मतलब। एफबी क्या है? और इतना कोई दिक्कत तो बताओ। 8 सेक्टर तो डिवीजन 3 में क्यों यार? यू शुड आस्क टू आरबीआई यार। आई हैव आरबीआई गवर्नर नंबर, यू कैन आस्क सर कि इतना नाइंसाफी क्यों है सर, जब 8 सेक्टर तो बराबर बराबर बांटना था सर, ऐसा क्यों किया सर, ठीक है? यू कैन आस्क, ओके? फिर वही वाले ट्रेन पटरी पे चल रही है सर, रोड पे क्यों नहीं चल रही, गाड़ी सर पटरी पे क्यों नहीं चला रहे सर, मुझे तो अपनी गाड़ी पटरी पे चलानी है, तो भाई साहब बात करनी पड़ेगी आपको नितिन गडकरी या फिर मेरे दोस्त रेलवे मिनिस्टर से। डन। मैं फिर चीज बोल रहा हूं, इसको मैं समय दे रहा हूं तो मैं इसलिए समय दे रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट ये हिला देगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट इजी नहीं है, इजी में बनाने की कोशिश तो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं हर चीज तो डायग्राम से पढ़ाना चाह रहा हूं, रादर देन कि थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा तुम समझ लो, तुम समझ पाओगे नहीं, मैं समझा पाऊंगा नहीं अगर मैं मेरे दोस्त थ्योरी से पढ़ाऊंगा, इसलिए डायग्राम को सेट करो, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है समझने का और समझाने का, ठीक है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में हमने पहले पढ़ा सरकारी बैंक, निजी बैंक, वो विदेशी बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 या 20 से ज्यादा है, तो उनके लिए पीएसएल टारगेट क्या है मेरे दोस्त? 40% है। उनके लिए क्लियरली बोला है कि एग्रीकल्चर में 40 में से 18% देना पड़ेगा, माइक्रो एंटरप्राइज को 7.5%, वीकर सेक्शन को 12%, इसके अलावा मेरे भाई किसी को भी आप दीजिए। पीएसएल टारगेट वो बैंक, फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है, ओके? और मेरे तो उनके लिए पीएसएल टारगेट 40% अप टू 32% एक्सपोर्ट को देना है, और नॉट लेस देन 8%, 8% से ज्यादा हो सकता है प्रायोरिटी सेक्टर में, बट मेरे तो इससे कम नहीं होना चाहिए। ये डायग्राम आपकी नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी मेरे दोस्त यहाँ पर जो टारगेट है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो टारगेट है, पीएसएल टारगेट है, वो कितना है? 40%, ठीक है भाई? इतना क्लियर है? अच्छा, पीएसबी दो बार क्यों लिखा है? एक पीएसबी का नाम है पब्लिक सेक्टर बैंक, एक का नाम है प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है?
मतलब तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। यू आर वेरी फोकस्ड, पढ़ रहे हो, लग रहा है पढ़ रहे हो, लग रहा है पढ़ रहे हो, बट जब मैं बोल रहा हूं ना तुम्हारी आंखें तो मेरी तरफ है, लेकिन मेरे को दिमाग मेंटली तुम कहीं और हो, तुम कहीं और किसी का हाथ पकड़ के घूम रहे हो सकता है, किसी के साथ मेरे दोस्त गोलगप्पे खा रहे हो सकता है, ऑल ऑफ सडन मेरे को दोस्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे भैया 2 मिनट हाथ छोड़ना, क्या इंपॉर्टेंट है, अरे पीएसपी 2 बार क्यों लिखा है, अच्छा सर ये पीएसपी 2 बार क्यों लिखा है, सर एफबी क्या लिखा है, तब दिमाग नहीं का, तब घूम रहे हो, दिस इज द रियलिटी मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूं, सुधर जाओ, चुपचाप पढ़ लो, ठीक है, मेंटली प्रेजेंट रह लो, मेहनत बहुत कर रहा हूं तुम्हारे साथ, तुम अपने साथ मेहनत कर लो बस, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए टारगेट 75% है, ठीक है, कितना बेटा 75% है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखना, यहां पर जो एग्रीकल्चर है उसके लिए 18%, ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% और व्हीकल सेक्शन के लिए 12%, जो रेस्ट बचा आई एम सॉरी, जो रेस्ट बचा मेरे भाई किसी को भी दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, सेम है सेम, स्क्रीनशॉट नहीं होगा इसका तो नोट बना लियो, शादी की चोरी देखिए और फोटो खेलिए, बस फोटो दूर से, ठीक है, हम फोटो में शादी कर लेते हैं, ठीक है, फोटो में कर चलेगा, आगे तक फोटो में सब हो जाएगा भाई, है अपने नोट कर लियो, निकल लिखा समझ दिमाग में बैठा ले, स्क्रीनशॉट नहीं है, हर चीज में शॉर्टकट चाहिए, देखो जरा, ठीक है, तो मेरे तो पीएसएल टारगेट स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कितना 75% है, एग्रीकल्चर के लिए 18% है, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 7.5%, व्हीकल सेक्शन के लिए 12% है, सेम यहां पर भी एग्रीकल्चर में 18% है, माइक्रो एंटरप्राइज 7.5%, व्हीकल सेक्शन 12% है, ओके, ठीक है, बस यहां पर जो ये स्मॉल ये जो फॉरेन बैंक की ब्रांचेस 20 से कम है, उनके लिए ये एग्रीकल्चर माइक्रो एंटरप्राइज व्हीकल सेक्शन वाला है ही नहीं एप्लीकेबल, उनको तो क्लियर हुआ है कि एक्सपोर्ट को 32% तक देना और इसके अलावा मेरे दोस्त 8% से कम नहीं होना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर में, ओके, डन, क्लियर मेरे दोस्त, डन, आगे बढ़ते हैं, रीजनल रूरल बैंक, ओके, रीजनल रूरल बैंक इनके लिए पीएसएल टारगेट कितना है, 75%, ओके, एग्रीकल्चर 18%, तो दिक्कत, माइक्रो एंटरप्राइजेस 7.5%, वीकर सेक्शन 12%, एनी डाउट, एनी डाउट, आई एम न्यू स्टूडेंट सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आज का सेशन कैंसिल करो, पिछला नाबार्ड देखना तब जाके आज का समझ में आएगा, कोशिश करो पहली क्लास से खत्म कर लो एक हफ्ते के अंदर, लाइव क्लास से जल्दी से जल्दी आने के लिए, ओके, ये जितने भी नो सर वाले हैं ना, इसका मतलब तुम लोगों ने डायग्राम को ढंग से पढ़ा दिया जो मैं तुम लोगों को दिखा रहा था, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझो, जो गलतियां तुम करते हो, वीकर सेक्शन के लिए 12% लिमिट नहीं है, वीकर सेक्शन के लिए जो लिमिट है यहां पर 15% है, कितनी है 15% है, बात समझ में आ रही है, ये एक चेंज है दोस्त, कोई दिक्कत, 1.0 भी नहीं था, आप अपने टाइम पे क्लास क्यों नहीं लेते, मेरी बिटिया का जन्म हुआ है उसके लिए मुझे मेरे दोस्त थोड़े प्लान करने पड़ते हैं, हॉस्पिटल नॉलेज नहीं ले पाता, प्लीज बार-बार ये सवाल मत पूछिए, ओके, मुझे अच्छा नहीं लगता है एक्सप्लेनेशन देते हुए, कुछ एक आध दो क्लास ऊपर नीचे हो सकती है, नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूंगा, इस वीक से भी कोई क्लास ना चेंज हो, ठीक है, अब थोड़ा समझने की कोशिश कर लो प्लीज, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, एग्रीकल्चर माइक्रो एंटरप्राइज वीकर सेक्शन आपको समझ में आया, आरआरबी में और बाकी कैटेगरी बाकी बैंक्स की कैटेगरी में क्या चेंज है, आरआरबी और बाकी बैंक की कैटेगरी में क्या चेंज समझ में आया, इनके लिए वीकर सेक्शन की जो लिमिट है ना मेरे दोस्त वो 12% की बजाय 15% है, एक ये चेंज है, दूसरा आरआरबी के केस में ना दोस्त 8 सेक्टर नहीं है, आरआरबी के केस में 7 सेक्टर है, अब आपको एक सेक्टर कौन सा नहीं है, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर आरआरबी के केस में मतलब उसे 75% 8 सेक्टर को नहीं देना, उसको 7 सेक्टर को देना है, इसके लिए एक्सपोर्ट नहीं है दोस्त, इसके लिए एक्सपोर्ट नहीं है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, ऑल ओके, पॉइंट समझ में आया, दो डिफरेंसेस क्या है, ये इंटरव्यू पूछता है मेरे दोस्त, इंटरव्यू पूछता है एक बार बताओ आरआरबी के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट है वो 75% लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो एक बात बताओ फिर मतलब कुछ अलग तो है कि नहीं, मतलब कुछ कंडीशंस अलग है, तो आपको नहीं ऑल आर सेम, दो मिनट में समझ जाएगा कि तुमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ तुमने बोला नहीं सर दो चीजें यहां पर अलग है, एक तो ये है कि जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट है वो 75% है, और 75% में से अभी तक वीकर सेक्शन की 12% लिमिट थी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, बट इन केस ऑफ आरआरबी रीजनल रूरल बैंक वही लिमिट 12% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है, और दूसरा ये कि टोटल 8 सेक्टर होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, लेकिन इन्होंने एक्सपोर्ट को हटाते हुए 7 सेक्टर रखे आरआरबी के लिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, क्लियर है, रटना तो नहीं पड़ रहा कुछ भी रटना तो नहीं पड़ रहा मेरे भाई, ऑल ओके, इतना समझ लो फटाफट से पहले, इतना समझ लो, नोट्स कैसे बनाए, मेरी क्लासेस से बनाओ नोट्स, कैसे बनाओगे, मेरी क्लासेस से बनाओ, मैं बोलता हूं पॉज करके नोट्स बनाओ, बाद में सेशन देख रहे हो, सुनो नोट्स बनाओ, ये अगर मैं होता तो तुम्हारी जगह ऐसे नोट्स बनाता, समझ भी रहा हूं नोट्स भी बनाते चल रहा हूं, शुक्रिया रशीश, ओके ओके आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है, ये बैंक्स क्लियर है, ठीक है, इनके टारगेट क्लियर होने चाहिए तुम लोगों के, ये जो टारगेट है इनका पीएसएल टारगेट, डन, ओके आगे बढ़ते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ओके यूसीबी, जिनको हमें डिटेल में बाद में पढ़ना है, ओके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की टारगेट है पीएसएल टारगेट 75%, ठीक है, बट इन अ फेज्ड मैनर, स्लैंड का मतलब क्या है, शुरुआत से जीएस पढ़ने के लिए यही बैच लेना 1.0, बस आपको ये काम करना है, मेरी जो 7-8 क्लासेस हुई हैं उनको क्लास 1 से शुरू करके पढ़ना शुरू कर दो, मतलब सर फेज वाइज होगा, फेज वाइज कैसे, बताओ, तो पूछो मैं फेज वाइज, फेज मैनर क्या है, फेज मैनर क्या है, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब इसको 75% जो टारगेट मीट करना है, इसको ये नहीं फर्स्ट डे से करना पड़ेगा, ठीक है, अब जैसे तुमने बोला किसी से कि तुम्हें किसी लड़की से मोहब्बत हुई, अक्सर होती है मेरे भाई, होती रहती है,
ठीक है, एक से होती है, फिर होती है, मोहब्बत होती रहती है मेरे दोस्त, ठीक है। अब मोहब्बत हुई, मोहब्बत ज्यादा मेरे दोस्त घनिष्ठ हो गई, ठीक है, और घनिष्ठ मोहब्बत में तुम्हें लगा कि अब तुम्हें शादी करनी चाहिए। अब शादी मेरे दोस्त ऐसा तो है नहीं कि चलो शादी करते हो, शादी ऐसा तो होगा नहीं शादी मेरे दोस्त, ठीक है। अब तुमने मम्मी पापा को बोलना पड़ेगा, तुमने उनके पास जाके कहा मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ, आपने कहा जिम में नहीं था हम चल बुलाने, मतलब कुछ तो है तू जो तू करेगा। तो पिताजी ने शर्त रखी कि पहले तू ना मेरे को ना एक काम कर, सरकारी जॉब लेके दिखा, ठीक है। तो एक काम कर ले, सरकारी जॉब नहीं मिल रही तो एक साल में मेरे को तू एक काम कर, पहले क्लर्क बन के दिखा, फिर दूसरे साल में मेरे को पीओ बन के दिखा, तीसरे साल में मेरे को आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन के दिखा, ओके। जब तूने ये काम करके दिखा दिया तो मैं तुझे मान जाऊंगा और तू मेरी बेटी के लायक है। या फिर दूसरी उन्होंने शर्त रखी कि तुझे 10,000 किलोमीटर की रेस पूरी करनी पड़ेगी, अगर तू 10,000 किलोमीटर दौड़ के मुझे दिखा सकता है तो मैं मतलब तेरे को अपनी बेटी दे दूंगा, ठीक है। अब उसने सामने से कहा यार रजनीकांत मेरे बाप का नाम है क्या, मतलब 10,000 किलोमीटर में दौड़ूंगा। अरे ठहर जा 10,000 किलोमीटर में तो कोई यूं नहीं बोल रहा हूं कि आज ही दौड़ दे, तू एक काम कर, आज तू 1,000 किलोमीटर दौड़ ले, कल तू 1,200 किलोमीटर दौड़ लियो, फिर 1,400 किलोमीटर, मतलब तेरे को धीरे 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 से टारगेट को पूरा करना। मुझे भी पता है कि तू रजनीकांत तेरा बाप नहीं है कि तू एकदम 10,000 किलोमीटर दौड़ लेगा, बट हाँ तेरे मेरे भाई जो भी तेरा पापा है, तू जो भी बेटा, तू कोशिश तो कर सकता है धीरे धीरे दौड़ने की। मैं तेरे को टारगेट 10,000 किलोमीटर दौड़ने का दे रहा हूं, बट हाँ टारगेट तेरे को ऐसा दे रहा हूं कि आज मेरे दोस्त तू एक काम कर, इतने किलोमीटर दौड़, कल दूसरे किलोमीटर दौड़ियो, थोड़ा ज्यादा दौड़ियो, धीरे धीरे इस साल तक तो पहुंच जाएगा। अगर इस साल तक तू यहां तक पहुंच गया तो मेरी बेटी तेरी, समझ रहे मेरे भाई, ठीक है। बात तो एक एक लगो या पियो, बेटा बात एक ही है, बस सैलरी मंत्र आया तो बात एक ही है बेटा, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तुम जमाई बनो या बेटा दामाद बनो, फर्क ज्यादा नहीं है बेटा, ठीक है, बात एक ही है ना। उनके घर में रहो, अपने घर में रहो, बात एक ही है बेटा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई, ठीक है। फेज मैनर, अब इस फेज मैनर का यहां पर मतलब क्या, फेज मैनर का मतलब ये है कि सर ये 2023-24 चल रहा है, ओके, ये 23-24 चल रहा है, इसमें कुछ एक्स टारगेट होगा, 24-25 में कोई एक्स टारगेट होगा, मैक्सिमम टारगेट इनको अभी नहीं, आने वाले किसी पर्टिकुलर ईयर में 75% अचीव करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। जरा समझो, मैं दिखाता हूं, नहीं समझ में आएगा फिर तो एग्जांपल दूंगा, फिर समझने की कोशिश करना। ये देखो जरा, ओके, ईयरली, यस 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 ब्रो, यो ब्रो, देखो ब्रो, अमर ये बेटा वॉरियर 1.0 इस पर फोकस करो। आपके एग्जांपल के बिना समझ नहीं आता, ऑफिस में भी बेटा जब तक मैं 2-4 बार ना बोल दूं तब तक लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। वो मेरे सरकाज़्म के बिना जी नहीं पाते, तो उन्हें एग्जांपल चाहिए होते हैं। ये समझ में आ रहा है, देखो है क्या इसका लॉजिक, सर 2.5% और 40% कहां होगा, मेरे घर पे होगा मेरे भाई। आप बाकी के सेक्टर भी तो बचे, मार्च 31 2020 से 40% था, 75% टोटल इनका प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है, बट फेज मैनर में 75% कब से लागू होगा, इस साल से लागू होगा, ठीक है, इस साल से लागू होगा बेटा। बट यहां पर इनको देखो, इनको बोला पहले 40% दो, फिर 45% देना, फिर 50% प्रायोरिटी सेक्टर देना, फिर 60% देना, फिर 75% देना, ओके। मार्च 31 2024 से इनकी टारगेट कितना बेटा, 75%। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई मेरे भाई। ए भाई समझ में आया, ए भाई एएनबीसी इज अ लोन अमाउंट, ओके। एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट इज अ लोन अमाउंट जो कि आपको देना है, ओके। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ओके। ये टारगेट देता कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्लियर हो गया, स्वाति कुमारी करिए, बफरिंग हो रही है, नहीं हो रही बेटा आपकी तरफ से। माधवी शुक्ला सिंह थोड़ा थोड़ा सर, अच्छा एक बात बता, छोटा सा मेरे को कैसे थोड़ा थोड़ा समझ में, पूरा समझना। मैंने पैसे दिए तूने तभी समझ में नहीं आ रहा तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। यूट्यूब पे तो हाल समझ में आ जाता है, समझना बहन कैसे नहीं आ रहा, दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखियो। बहन देख, एक बात बता, बहन तू दूध पीती है, दूध पीती है, बॉर्नविटा डाल के या हॉर्लिक्स डाल के दूध पीती होगी, एक दिन में 10 लीटर दूध पिलेगी, ए बहन बताना, एक दिन में 10 लीटर दूध पिलेगी, पिलेगी। या फिर मैं ये बोल रहा हूं कि एक मतलब 100 गोलगप्पे एक बार में खा लोगे, नहीं खा पाओगे ना। तो फिर मैंने कहा कि 100 गोलगप्पे तुम्हें खाने हैं, पर फेज मैनर में, ठीक है। आज खा लो 10, कल खा लेना 15, फिर खा लेना 20, फिर खा लेना 25, फिर खा लेना 30, कभी तो पहुंचोगे ए भाया, कभी तो पहुंचोगे, कभी तो पहुंचोगे। आज तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, कल तो होगी, फिर तो होगी, फिर तो होगी, फिर तो होगी, फिर तो होगी। वही गवर्नमेंट कोऑपरेटिव बैंक को बोल रहा है कि अभी तो 45% देगा प्राइवेट सेक्टर में, कल को थोड़ा समय हो जाएगा तो फिर उसको बढ़ाइयो, फिर बढ़ाइयो, फिर बढ़ाइयो, फिर बढ़ाइयो, फिर बढ़ाइयो, फिर 70 तक पहुंच जाइयो। आएगा समझ में, आएगा भैया। अगर ना आए तो ना मैं समझा पाऊं मेरे भाई, ठीक है। तुम फिर आप दिमाग लगाएंगे तो तुम्हें समझ में आएगी, फिर मैं मेरे भाई कोई ना समझा पाए, ठीक है। आएगा तो बहुत बढ़िया, ना आएगा तो बात बढ़िया। अब जानने की देखियो, अब इसको तसल्ली से एक बार पढ़ लो, ठीक है, इसको तसल्ली से एक बार पढ़ लो। अच्छा देखो, वैसे नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत पीते पाते होगे ना, समझना। पहले तुम एक क्वार्टर झेल पा रहे थे, ठीक है, तुम्हारी कैपेसिटी एक क्वार्टर में तुम ए भाई सुन मैं यहाँ का फेम हूँ, ठीक है। फिर मेरे भाई तुम्हें समझ में आया कि एक क्वार्टर की औकात है, फिर तुम्हें समझ में नहीं, अब मैं 2 क्वार्टर झेल सकता हूँ, फिर मैं 3 क्वार्टर झेल सकता हूँ, फिर मैं पूरी हाफ ले लूंगा, फिर मैं पूरा क्वार्टर ले लूंगा। ऐसा करके मेरे तुम्हारी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगी, तो फिर वही अपन कॉपरेटिव बैंक है। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं सेम नहीं आ सकती हूं, थोड़ा समय तो लगेगा मेरे भाई, तो वही चीज है, ठीक है, समय लगता है थोड़ा, ठीक है। हौले हौले इस वाले डायग्राम को समझना मेरे दोस्त, मेरे को डाउट नहीं होना चाहिए। वी आर गर्ल्स हम नहीं पीते, गुड़गांव को देखिए बेटा, गुड़गांव को 2019 में जब मैं आया था ना तो बेटा मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, मैं मतलब मेरे को लगा था गुड़गांव बहुत सज्जन शहर है, ठीक है। लखनऊ से गुड़गांव आया था, लखनऊ में पहले पढ़ता था, मेरे पे पढ़ाता था, फिर गुड़गांव में आया, नीचे टपरी पे चले गए थे, लड़कों से ज्यादा लड़कियां सुट्टा मार रही थी, डिब्बे और हाथ में रहते हैं उनके। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे बोल सकते हो, गुड़गांव के देख लो तुम, ठीक है, ऑफिस के बाहर खड़े हो जाना, देखना आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि कुछ गलत है पीना या करना, बट ये मत कहो कि हम फीमेल है हम ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, शहर शहर की बात है मेरे दोस्त। लोगों का जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के हिसाब से बदलते हैं, उन कुछ लोगों के लिए इट इज वेरी कॉमन, कुछ लोगों के लिए ओ माय गॉड ऐसा कैसे लड़के कैसे पी सकती हैं भाई, समझ अलग अलग चीज है, ठीक है। गुरुग्राम सर, तो जब मैं पहली बार गुड़गांव आया ना, मैं शॉक, मैंने मम्मी को शाम को फोन किया, मम्मी यहाँ का तो शहर बड़ा बहुत तेज आगे निकल गया है, मतलब मेरे को तो विदेश जैसा लगा था। सोचो कि विदेश जैसा लगा, यूपी का लौटा का गुड़गांव आएगा, बड़ी 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 बिल्डिंग दिख रही है वहां पर, समझ रहे नहीं समझ रहे, ऐसा 50-50 माले के फ्लोर दिख रहा है, मैं तो यहीं जाके ऐसा लगने लगा विदेश में आ गया मेरे भाई। और जब मैं आया यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगा सच में विदेश में आ गया भाई। चल रहा मतलब नॉर्मल है, यहाँ पे अंदर भाई और बहन सबसे अंदर, ठीक है, ये अलग लेवल चल रहा है, ठीक है। चलो समझ में आ गया, ये बताओ, ठीक है। मैं गलत नहीं बोल रहा, इसको कोई पीता है तो गलत नहीं है मेरे भाई, लड़के लड़कियां सब नॉर्मल है, जिनको अच्छा लगता है उनको बढ़िया है, ठीक है, किसी को रोक टोक नहीं होनी चाहिए, सबका जीवन जीने दीजिए, ओके। अब आते प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में का 75% तो टारगेट है ही, बट 75% में इनको एक चीज और बोलिए मेरे दोस्त कि माइक्रो एंटरप्राइजेस को 7.5% और वीकर सेक्शन 3 को 12% रखा गया है। इस लाइन को समझना, इनकी एग्रीकल्चर वाली कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इनके बोला है कि ये जो टारगेट है इनको फेज मैनर में अचीव करना है, चाहे वो 75 हो या जो भी उनका परसेंटेज चल रहा होगा, उसमें से इनके लिए बोला है, इनको सिर्फ 2 सब टारगेट दिए गए हैं। एक वीकर सेक्शन दिया गया है, वीकर सेक्शन के लिए इनको 12% बोला गया है, और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए इनको बोला गया मेरे भाई 7.5%। अब जो रेस्ट अमाउंट जितना भी बचता है वो फिर वाला सेक्टर को देगा, एग्रीकल्चर को जिसको देना उसको दे। बात क्लियर हुई है, कोई दिक्कत नहीं भाई। करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब सफिशिएंट नहीं होता, मैं तो और भी ग्रामर रूल वगैरह इस पे फोकस करो यार। यहां तक कोई दिक्कत, एक बार देख लो इस डायग्राम को। मैं चाहता हूं भेजे में बैठ जाए मेरे दोस्तों की, मैं 3 क्लासेस में खत्म करूंगा प्रायोरिटी सेक्टर में, 2 क्लास में नहीं खत्म होगा ये। डन, मतलब समझ में आया कि भाई देखो ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए बोला कि भाई यूसीबी तू सुन, तेरा टारगेट 75% है बट फेज मैनर में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो भी होगा 75 चला हुआ, 60 चला, जो भी परसेंटेज चला हुआ, उसमें से वीकर सेक्शन को देना पड़ेगा 12% और माइक्रो एंटरप्राइज को देना पड़ेगा तो 7.5%। अब जो भी बनता है तेरा, उसके अलावा जो भी रेस्ट बचता है वो तू फिर अदर प्रायोरिटी सेक्टर को दे दे, ओके, अदर प्रायोरिटी सेक्टर को दे दे। बात समझ में आ रही है,
क्लियर भाई? कोई दिक्कत? अदर प्रायोरिटी सेक्टर में कौन आएगा यार? अदर प्रायोरिटी सेक्टर में बाकी के 8 में से जो बचेंगे वो आएंगे, और कौन आएगा? माइक्रो एंटरप्राइजेस मींस, माइक्रो एंटरप्राइजेस मतलब होता है मेरे दोस्त मेरी पड़ोसन, ठीक है, जिसका वेट 100 केजी से ज्यादा का है, ठीक है, उसको बेटा तुम्हें अपने लोन का कितना परसेंट देना पड़ेगा? 12% देना पड़ेगा, 7.5% देना पड़ेगा, ठीक है। मैं कितनी बार बताऊं माइक्रो एंटरप्राइजेस मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम, अभी पढ़ाया था ना मैंने माइक्रो स्मॉल मीडियम। माइक्रो वो है 1 करोड़ जिसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ टर्नओवर। माइक्रो एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस। मैं हर एक सवाल का इसलिए मैसेज कर तुम्हारे जवाब देता हूं क्योंकि तुम लोग मेल कर देते हो कि सर हमारे को रिवर्ट नहीं करते, तो मैं इसलिए तुम्हारे उठपटांग सवाल भी ले लेता हूं मेरे दोस्त, तो थोड़ा फोकस कर लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते, ध्यान देना, ध्यान से देखना, एक ट्विस्ट आने वाला है। टन्नड़ टन्नड़ आ गया, टन्नड़ टन्नड़ टन्नड़, ये मैं एग्रीकल्चर पे बोला कर रहा हूं। ध्यान सुनना मेरे भाई, क्या ट्विस्ट आने वाला है। इन्होंने कहा कि 40 में से 18 एग्रीकल्चर में जाएगा, बट उस 18 में से भी 10% जाएगा मार्जिनल और स्मॉल फार्मर को। ओके, किसको जाएगा मेरे भाई? मार्जिनल और स्मॉल फार्मर को। किसको जाएगा मेरे भाई? मार्जिनल और स्मॉल फार्मर को। बात समझ में आ रही है? किसको जाएगा? मार्जिनल और स्मॉल फार्मर को। ओके, समझ में आएगा? मतलब कहने का ये कि एग्रीकल्चर में भी इन्होंने एक और कंडीशन लगा दी। मतलब पहली कंडीशन ये थी कि 40% में से 18% जाएगा एग्रीकल्चर को, चलो ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन मेरे भाई उन्होंने क्लियरली और बोल दिया है कि इस 18% में से भी मेरे भाई, इस 18% में से भी आपको 10% देना पड़ेगा मार्जिनल और स्मॉल फार्मर को। कोई दिक्कत? आपको पता है 100 रुपए का न्यू इशू होने वाला है भाई, कोई दिक्कत यहां पर? मतलब क्या है जरा समझना। एग्रीकल्चर के केस में उन्होंने कहा कि भाई एक बात समझो, जो ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट है वो कितना है? कितना है पीएसएल टारगेट? सर 40% है या फिर 75% है, यही तो है। अब इस 40% या 75% में से आपने एग्रीकल्चर को कितना दिया? सर एग्रीकल्चर को हमने दिया 18%। अब इन्होंने कहा इस एग्रीकल्चर को भी तोड़ो मेरे दोस्त। एग्रीकल्चर को तोड़ा और कहा 10% तो जाएगा छोटे किसानों को, मार्जिनल स्मॉल फार्मर को। वो किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर या फिर 2 हेक्टेयर तक भूमि होती है। व्हाट इज मार्जिनल स्मॉल फार्मर? बेटा मैंने ये गवर्नमेंट स्कीम में पढ़ाया था। मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक भूमि होती है, स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा 2 हेक्टेयर तक भूमि होती है, ठीक है। और बाकी 8% आप किसी भी फार्मर को दीजिए मेरे दोस्त, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। बट हां, इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि छोटे छोटे किसान है उसको तो आपको यहां पर देना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत यहां तक? बताइए कोई डाउट मेरे दोस्त, यहां तक कोई डाउट? एक बार और समझ लो। इन्होंने कहा देखो होता क्या है ना, कि जो बड़े बड़े किसान होते हैं ना वो इजीली लोन ले लेते हैं, और जो छोटे छोटे किसान होते हैं, सीमांत किसान होते हैं, उनको या स्मॉल फार्मर होते हैं, उनको इतना इजीली लोन नहीं मिल पाता, लोन नहीं मिल पाता। तो आरबीआई कॉन्सेप्ट लेकर आया, उसने कहा कि जो भी लोन दिया जाएगा 18%, उसमें से ऐसा होगा कि जो 10% होगा वो स्पेशली हम उन फार्मर्स के लिए रखेंगे जो कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर होंगे। मतलब जो छोटे किसान होंगे उनको हमारा टारगेट पहले कवर करना, ठीक है। इनको मेरे दोस्त टारगेट इन्होंने सेट किया, इसलिए यहाँ पर सब लिमिट और डाल दी। क्लियर हो गया? बात क्लियर हो गई? डन? क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक चीज मुझे तुम्हें बतानी थी, वो जरा समझना। ये टारगेट भी इनका फेज मैनर में है। अब तो इस साल से तो 23-24 से तो ये 10% पे आ गया आपका स्मॉल मार्जिनल फार्मर का। पिछले साल मतलब ये 8% था, फिर 9.5%, 9% हुआ, फिर 9.5%। इस साल से आपका ये कितना 10% है। सेम वीकर सेक्शन का भी आपका ये देखो 12% लिखा हुआ है यहाँ पर, वीकर सेक्शन। ये भी पहले फेज मैनर में थे, ये भी किसमें थे? फेज मैनर में। ये भी जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए टारगेट पूरा 75% इस साल से नहीं था, उसी तरीके से मेरे भाई ऐसे एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ पर ना, सॉरी, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए जो टारगेट था ना वो भी फेज मैनर में था। ये फेज मैनर में था, ठीक है। वीकर सेक्शन जहाँ पर 12% लागू हुआ है बेटा वो फेज मैनर में था, लेकिन इस साल से तो ये फेज मैनर है ही नहीं। इस साल से तो फेज मैनर है ही नहीं मेरे भाई। इस साल से तो क्लियरली अगर हम लोग देखें तो अब तो फेज मैनर वाले टारगेट पे हम लोग आ गए ना। ये देखो 10% और 12% राइट नाउ अब तो क्लियर हो गया है। पिछले साल बैठे होते तो लिमिट चल रही थी 9.5 और 11.5, ये 10 और 12 कब से लागू हुई थी? 23 से 24 से। कोई दिक्कत है? जस्ट लाइक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ओके। 8% कहां जाएगा? और दूसरे जो फार्मर होंगे उनके पास जाएगा 8%, और दूसरे जो फार्मर होंगे उनके पास जाएगा मेरे भाई। भाई ये डाउट तो बताइए मेरे दोस्त, यहां तक क्लियर? कोई डाउट? अभी फिक्स हो गया बेटा, अभी साल से फिक्स है 10% 12%, अभी साल से फिक्स है, ओके। इस साल से फिक्स है। डन? यहां तक कोई डाउट? मजा आया? क्लियर हुआ? मजा आ गया? क्लियर हो गया? हर साल बढ़ता है बेटा, हर साल ये लिमिट पहले से डिसाइड इतनी इतनी रहेगी, लेकिन इस साल तो हम लोग साल में खड़े हैं तो हमें साल का याद रखना है ना, 10% 12%। और अच्छी चीज ये है कि हमारी लिमिट में भी यही है 10% 12%, हमारी लिमिट में भी यही 10% 12% दोस्त। देखो हमारी लिमिट में भी 18 में से 10% क्लियर लिखा हुआ है। एक 12% वीकर सेक्शन, बस वीकर सेक्शन यहाँ पर जो ये आरआरबी के केस में वीकर सेक्शन, इसमें कोई लिमिट ऐसी नहीं है कि मेरे दोस्त फेज मैनर में चलेगी। अब तो 12% हो गया तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
आज के लिए इतने 12% को थोड़ा फिर से बेटा 12% में कुछ नहीं है, पहले फेज मैनेजमेंट चलता था, एक बार में नहीं इसको टारगेट को पूरा करना था, ठीक है, अब 12% साल से लागू हो गया है, ठीक है। मैं खुद से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे पता है बेटा अभी मुझे इसको सेट कराने में तुम्हें समय लगेगा। आज तुम इसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, कल से नोट्स बनाओगे, मेरे दोस्त रिवाइज करोगे, बढ़िया। तीसरी जब क्लास होगी तो उसमें इतना शानदार टॉपिक पढ़ाऊंगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लाइब्रेरी ग्रुप, डिस्ट्रेस टू फार्मर, प्रायोरिटी सेकंड लैंडिंग, टारगेट होते क्या है, उसमें सर्टिफिकेट क्या है। नेक्स्ट क्लास में तो सुपर डुपर, और मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या रहा था एग्जाम में, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या रहा था, जिन बच्चों ने वॉलियर किया था वो हिट करके आए थे, जो नहीं हिट करके आए थे बेटा उन्होंने नहीं किया था, इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वीकर सेक्शन का नेक्स्ट क्लास बेटा, नेक्स्ट क्लास वीकर सेक्शन में आराम से इसको रिवाइज करिए, पढ़िए मेरे भाई, ओके। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, ओके, टेक केयर दोस्तों।